हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी IQs यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी सीरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जो टॉपिक हमने पहले जस्ट पढ़ा था उसी की कंटिन्यूएंस में सिविल अपराइजिंग्स को ही आगे पढ़ेंगे। सो सिविल अपराइजिंग्स के ही अन्य एग्जांपल्स हमें कुछ आज और समझने हैं, ठीक है। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक पिछले सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दो सेशंस, क्योंकि आज का सेशन समझने के लिए आपको पिछले 2 पार्ट्स जो हैं वो ठीक से पढ़ने पड़ेंगे, तभी आज का सेशन आप ठीक तरीके से कनेक्ट कर सकेंगे। अगर आज के सेशन को आपने कनेक्ट करके नहीं पढ़ा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स इकट्ठा करते जा रहे हैं। लेकिन हमारा मेन एम्फोसिस है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। हमने कॉन्सेप्ट जो है वो अपने तैयार करने हैं, राइट। सो मेक श्योर आप पिछला सेशन देखें, बहुत ज़रूरी है। और उन सेशंस में जो मैं सवाल पूछता हूँ बीच बीच में, उन सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से देंगे। और वो सेशन आपको कैसा लगता है, अच्छा लगा, बुरा लगा, कौन सी बात सही लगी, कौन सी बात गलत लगी, आप मुझे कमेंट के माध्यम से फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज फीडबैक इज़ रियरली नेसेसरी, राइट। उसके अलावा अगर आप CSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर आप कोई भी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और थोरो कोर्स चाहते हैं, तो स्टडी IQ की लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। उसमें CSC से रिलेटेड एक पूरा स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है और उसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज वहाँ अवेलेबल हैं। मेक श्योर यू चेक दैट आउट, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप पिछले सेशंस मेरे देखना चाहते हैं तो उन सेशन को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे इस वीडियो के जो पिन्ड कमेंट है उसमें लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा आप स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और जनरली आप यूट्यूब के सर्च बार पर लिखेंगे विशाल चौहान तो प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहाँ से एक्सेस कीजिए पिछले सेशंस को और देखिए। बहुत ज़रूरी है उन सभी पिछले सेशंस को आप देखें, राइट। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें एग्जाम्पल उठाने हैं और यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है हमारे पास डिस्टर्बेंसेस इन बुंदेलखंड। सो आज के सेशन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम बैकग्राउंड तैयार करते हैं, राइट। सो हम पढ़ क्या रहे हैं, सिविल अपराइजिंग्स बिफोर 1857। सो सिविल अपराइजिंग किसके खिलाफ हुई, राइट। तो हमें एक बार फिर से हम पूरा बैकग्राउंड तैयार करते हैं। क्या पढ़ा था हमने पिछले 2 सेशंस में? सिविल अपराइजिंग्स का क्या मतलब था कि जो जमींदार है, जो डिस्पोजेस्ड रूलर्स हैं, जो भारत की एरिस्टोक्रेसी थी, जो भारत के आर्टिजियंस, भारत के मर्चेंट्स, भारत के पीजेंट्स, ठीक है, जो सब परेशान थे अंग्रेजों द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया नया रेवेन्यू सिस्टम और अंग्रेजों द्वारा जो नया जमींदारी क्लास जो इंट्रोड्यूस किया गया, नए मर्चेंट और नए मनी लेंडर्स जो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस करे, उसकी वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओल्ड ऑर्डर था भारत में, रूलिंग क्लास एरिस्टोक्रेसी का, फ्यूडल लॉर्ड्स का, जमींदारों का, मर्चेंट्स का, मनी लेंडर्स का, आर्टिजन्स का, पीजेंट्स का, जो पुराना ऑर्डर था और उनके बीच में जो रिलेशनशिप था वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। और मैंने आपको हमेशा से बताया है, जब भी हर जगह ये नेचर का रूल है कि पुराने ऑर्डर और नए ऑर्डर में क्लैश तो होगा ही। तो जो पुराना ऑर्डर था वो जब डिस्टर्ब हुआ और जो नया ऑर्डर अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया, और जो अंग्रेजों का जो नया ऑर्डर था उसका सोल पर्पस था रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और जनता की कोई परवाह नहीं की गई, तो पीजेंट्री जो है वो कुछ साल उन्होंने सहा और फिर उसके बाद वो भड़क गई। उस भड़की हुई पीजेंट्री को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम जमींदारों ने, लीडरशिप प्रोवाइड करने का काम जमींदारों ने और भारत के उन डिस्पोजेस्ड रूलर्स ने किया, जिनकी जिनकी पॉलिटिकल शक्तियां, जिनकी इकोनॉमिक शक्तियां अंग्रेजों ने छीन ली थी। क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, धीरे धीरे इकोनॉमिक अधिकरण कर रहे थे भारत का, यानी कि इकोनॉमिकली भारत को कॉलोनाइज कर रहे थे और फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल अपना एस्टेब्लिश कर रहे थे, जिसके लिए मैंने आपको समझाया है कि सबसे पहले उन्होंने बड़ी शक्तियों को हराया, जैसे मराठा को हराया, ठीक है, बंगाल के नवाब को हराया, दिल्ली में जो मुगलिया सल्तनत है उसको सबड्यू किया, सिखों को सबड्यू किया। उसके अलावा जो कर्नाटक के नवाब हैं उनको अपने नीचे लाए, निज़ाम के हैदराबाद के निज़ाम को अपने कंट्रोल में लाया उन्होंने। और जितने भी बड़े छोटे शासक थे, जितनी भी रियासतें थी, उनको अंग्रेजों ने या तो सबसे पहले डायरेक्ट युद्ध करके हराया, या तो फिर उनके साथ सब्सिडरी अलायंस किया और फिर अंत में उनके साथ उन पर जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर पूरी तरह उनके शासन को अपने कंट्रोल में ले आए।
लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि अंग्रेजों के पास उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, उतने जो है वो अंग्रेजी अफसर उनके पास नहीं थे कि हर जगह वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश कर सके। लेकिन उनको भारत के जो पूरी की पूरी कोस्टल लाइन है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कोस्टल पोर्ट्स हैं, उन सब पे अपना कंट्रोल चाहिए था। तो वहाँ के जो नेटिव रूलर्स हैं, उनके साथ उन्होंने सब्सिडरी अलायंस और ये सब जो है वो उन्होंने पॉलिसीज अपनाई। और जो हमने पूरा का पूरा चक्र देखा कि एक को अपॉइंट करो, अगर वो रिबेल करता है या वो टैक्स देने के लायक नहीं रहता, उसको रिप्लेस करो, दूसरे को अपॉइंट करो, उस दूसरे को रिप्लेस करो, तीसरे को अपॉइंट करो। तो ये पूरी साइकिल जो है वो अंग्रेजों ने चलाई हुई है। तब तक चलती है ये साइकिल जब तक या तो उस पर्टिकुलर रियासत पे अंग्रेज अपने किसी व्यक्ति को ऑफिशियली जो है वो वहाँ पर अपॉइंट ना कर दे, यानी कोई अंग्रेजी अफसर या अंग्रेजी जो है वो कलेक्टर या कमिश्नर वहाँ पर अपॉइंट ना किया जाए, या वहाँ के जो नेटिव जो भी रूलर्स हैं वो पूरी तरह समर्पण ना कर दें और अंग्रेजों के पूरी तरह से जो है वो सब्जुगेशन में ना आ जाए, जिस तरह कर्नाटक के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम, ठीक है, और पेशवा अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए, दिल्ली के सुल्तान, बंगाल के नवाब अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो इस सेंस में हमें आज इन एग्जाम्पल्स को और पढ़ना है। अब हमें इन एग्जाम्पल से क्या समझने को मिलेगा? यही सब चीज़ों को ये सब जो कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिए हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं ये। हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर अंग्रेजों ने कोस्टल लाइन को एक्वायर किया और वहाँ पर सब्सिडरी अलायंस किया, किस राजा को हटाया, किसको जो है वो वहाँ पर वापस अपॉइंट किया। तो ये एग्जाम्पल्स आ गए और कॉन्सेप्ट हमने पूरा का पूरा एस्टेब्लिश कर ही लिया है। तो आई होप अगर आपने पिछले 2 सेशंस देखे हैं तो ये चीज़ें आप भली भांति समझते होंगे। और अगर मैं बार बार रिपीट करता हूं, जुड़े रहिए मेरे सेशंस के साथ। आंसर राइटिंग में इतनी मदद करने वाले हैं, भले ही आप किसी राज्य के कमीशन का मेंस दे रहे हो, या अगर आप यूपीएससी का मेंस दे रहे हो, सीएससी का मेंस, वहां पर आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं मेरे सेशंस। जुड़े रहिए मेरे सेशंस को, देखिए एक बार पूरा थॉरली, और फिर उसके बाद किसी टॉपिक पर आंसर लिखना शुरू कीजिए। और नॉट जस्ट आंसर लिखना, लेकिन मेरे सेशंस के साथ जुड़िए और कुछ टॉपिक्स के बाद देखिए क्या आपकी समझ इवॉल्व हो सकी या नहीं। और मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे अपनी क्षमता पर जो है वो, अपने सामर्थ्य पर मुझे विश्वास है, मैं वो जो बदलाव है आपके अंदर, जो कॉन्सेप्ट ग्रैब करने की जो कैपेसिटी है, उसको मैं एनहांस करूंगा। और प्लस फैक्ट जोड़ते जाना। देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट में मुझे लिखते हैं कि सर ये चीज़ मिस कर दी आपने, ये भी तो होना था। वो सारे फैक्ट्स हैं। मेरी कोशिश क्या रहती है? मुख्यतः कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की। फैक्ट्स के लिए तो आपके पास दुनिया भर के मटेरियल है यहाँ, और उसके अलावा दुनिया भर की जो है वो गाइड बुक्स है, वहाँ से आप फैक्ट्स को उठाते रहिए, कोई नहीं रोक रहा आपको। लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड करके देंगे आपको, वो कहानी नहीं समझा के देंगे आपको, राइट? आपके दिमाग को जो है वो झंझोड़ेंगे नहीं, वो सोचने पर मजबूर नहीं करेंगे, वो आपको यहीं मिलेगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप जुड़े रहें। खैर आगे बढ़ते हैं। आज हमें उठाना है बुंदेलखंड का एग्जाम्पल। देखते हैं बुंदेलखंड में क्या हुआ। ठीक है, अब बुंदेलखंड के बारे में एक बार मैं थोड़ा सा और जिक्र कर दूं। बुंदेलखंड कहाँ है? ठीक है, अगर आपने फिजिकल मैप देखा है अगर इंडिया का, तो आप भली भांति जानते हैं जो विंध्या की रेंज है उसका उत्तर प्रदेश में एक्सटेंशन है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड के जो बीहड़ हैं, बुंदेलखंड के जो जंगल हैं, ठीक है। तो इस तरह क्लियरली कहा जा सकता है कि जो बुंदेलखंड का रीजन है ना, यहाँ पर जो 2-3 फोर्ट हैं, ठीक है, ये जो बुंदेलखंड का रीजन है और यहाँ पर जो 2-3 फोर्ट हैं, ये गंगा के मैदान से दक्कन में एंटर करने का एक गेटवे की तरह काम करते हैं। यानी कि अगर किसी शासक को बंगाल के रास्ते यानी बिहार के रास्ते दक्कन के क्षेत्र में एंटर करना है तो उन्हें बुंदेलखंड के रीजन से गुजरना पड़ता है। ये पुराना ट्रेड रूट है। जहां पर पुराना ट्रेड रूट होगा वहां पर पुरानी व्यवस्था मजबूती से स्थापित होगी। पहले पुरानी व्यवस्था का मतलब वहां के जमींदार जो हैं वो फ्यूडल होंगे, मजबूत होंगे, उनके पास सैनिक होंगे। यानी जिस जमींदार के पास सैनिक है वो विद्रोह करेगा ही अगर टैक्स देना उसकी क्षमता से बाहर हो जाएगा तो। इसीलिए हमें बुंदेलखंड में भी विद्रोह देखने को मिले। आइए कुछ एग्जाम्पल्स उठाते हैं उनके। तो जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि भारत के ज्योग्राफिकल फीचर्स का भारत के इतिहास पर एक बहुत इंपॉर्टेंट असर है। नॉट जस्ट भारत का, दुनिया के पूरे अर्थ के हर एक जो है वो कॉन्टिनेंट के जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, उन ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से ही वहाँ की पॉलिटिकल शक्तियों के जो भी एक्टिविटी है वो गवर्न की है उन ज्योग्राफिकल फीचर्स ने। जैसा कि
अगर उत्तर भारत के मेनलैंड की शक्तियां अगर दक्कन के क्षेत्र में ठीक तरीके से जो है वो अपना आधिपत्य एस्टेब्लिश यानी कि अपना पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं एस्टेब्लिश कर सकी, तो उसके पीछे दक्कन के जो पठारी बीहड़ हैं कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार हैं, राइट। और अगर अंग्रेज कर सके तो वहां पर जिम्मेदार है कोस्ट लाइन, क्योंकि अंग्रेज जो है वो उनके पास स्ट्रांग नेवी थी, तो वो दक्कन के अंदर से नहीं गुजरे। औरंगजेब 22-23 साल दक्कन में क्यों उलझा रहा, क्यों नहीं जीत सका? दक्कन की टेरेन की वजह से ही तो। यहाँ के जो नेटिव हैं वो इस टेरेन को भली भांति इस्तेमाल करना जानते हैं, और जो तुर्की हैं वो प्लेन मैदान में हजारों की सेना, हजारों की जो लाइट और हैवी कैवलरी है उनको लेकर चलना उनकी जो है वो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी रहती है। ठीक है, तुगलमा मैं आपको पढ़ाऊंगा तुगलमा क्या है, ठीक है। और ये हैवी कैवलरी जब हम मेडाइवल पढ़ेंगे ना, और जब मैं आपको युद्ध के डायनामिक्स सिखाऊंगा, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि हम बोरिंग कॉन्सेप्ट करेंगे। मैं आपको आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं युद्ध के डायनामिक्स भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। जो चाहे वो तराइन के युद्ध हो, पानीपत की लड़ाइयां हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा सेनापति कहाँ था, किधर तोपें लगी हुई थी, किधर कैवलरी थी, किधर इन्फेंट्री थी, किधर हाथी थे, किसने कहाँ एडवांस किया। ये चीजें बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने का जब मैं आपको युद्ध के डायनामिक्स सिखाऊंगा तो, ठीक है। वो हमारे सिलेबस में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इतिहास में यही सोच के आते हैं कि हमें युद्ध के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और जब पढ़ने लगते हैं यूपीएससी का इतिहास तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, युद्ध के बारे में कोई पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक आधा सेशन जो है वो जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें युद्ध के डायनामिक्स सिखाऊंगा कि बैटल फील्ड पर क्या हुआ था, ठीक है। खैर, डिस्टर्बेंसेस इन बुंदेलखंड, पहला पॉइंट देखिएगा, द वास्ट प्रोविंस ऑफ बुंदेलखंड conquered by British during Second Anglo-Maratha War was put within the presidency of Bengal, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में बुंदेलखंड को जीता गया, ठीक है, और वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाया, क्योंकि बंगाल में गवर्नर जनरल है, और गवर्नर जनरल के रहते जो है वो बंगाल के पास मतलब अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है। और बुंदेलखंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि बुंदेलखंड इज द गेटवे, बुंदेलखंड के बीहड़ों के रास्ते ही अगर कोई बंगाल से आ रहा है तो वो दक्कन के क्षेत्र में एंटर करता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, आज हम उनका नाम लेंगे, जो कि इन गेटवे की क्या करते हैं, गार्डिंग करने का काम करते हैं। इन गेटवे पर जो है वो गार्ड्स की तरह खड़े हैं ये कुछ किले, ठीक है। खैर, द बुंदेला चीफ ऑफर्ड रेजिस्टेंस टू द न्यू गवर्नमेंट एज लॉन्ग एज दे कुड फाइट फ्रॉम देयर फोर्ट्स नंबरिंग नियरली 150। बुंदेला चीफ्स, यहां पर 150 के आसपास फोर्ट्स हैं, और वो चीफ्स जब तक लड़ सके तब तक इस नए रेवेन्यू सिस्टम के खिलाफ उन्होंने युद्ध जो है वो जारी रखा, ठीक है। द फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस केम फ्रॉम लक्ष्मण दावा, द किलेदार ऑफ अजयगढ़ फोर्ट। अब ये अजयगढ़ फोर्ट आप जब देखेंगे मध्य प्रदेश में पन्ना का जो एरिया है, ठीक है, पन्ना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आसपास का जो एरिया है ये पूरा बुंदेलखंड का ही एरिया है, ठीक है। कलिंजर वगैरह ये सब लाइन से यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट है, उसमें से अजयगढ़ का लोहगढ़ है, ठीक है। अजयगढ़ का जो फोर्ट है बहुत ऊंची ऊंची दीवारें, अजयगढ़ के फोर्ट, कलिंजर की फोर्ट बहुत ऊंची ऊंची दीवारें, बहुत मोटी मोटी दीवारें, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है ये दो बुंदेलखंड के, याद रखना है आपको नाम, अजयगढ़ और कलिंजर, ठीक है। कलिंजर का मेडाइवल टाइम्स में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत थी, फिर धीरे धीरे ये ध्वस्त हो गया, और मॉडर्न टाइम्स में आते आते अजयगढ़ जो फोर्ट है वो कुछ हद तक स्ट्रांग रहा। लेकिन बुंदेलखंड मैंने बोला ना, इट इज अ गेटवे, और गेटवे में फोर्ट्स होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि ये एक ट्रेड रूट है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बुंदेलखंड के रास्ते आप दक्कन में एंटर करते हैं, भारत मतलब जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है ना, बंगाल से आते हुए आप दक्कन में एंटर करते हैं बुंदेलखंड के रास्ते। तो बंगाल की जो इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वो मैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुका हूं। और भारत के दक्कन से बंगाल को कनेक्ट रखना क्यों जरूरी है, दक्कन में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो बंगाल में आएंगी, प्रोसेस होंगी और एक्सपोर्ट होंगी। बंगाल में जो भी चीज इंपोर्ट होके आ रही है वो दक्कन के जितनी भी रॉयल्टी है उनको वो खरीदना है, या दक्कन की जो मार्केट है उनको खरीदना है। रास्ता क्या है, बुंदेलखंड। सो बुंदेलखंड में जो सिंधिया राजपूत, बुंदेलखंड में जो मराठे जो हैं जिन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है बुंदेलखंड में, राइट, उनके पास ये किले हैं, और वो किले जिसके मजबूत हैं
उसके हाथ में ये ट्रेड रूट है, जिसके हाथ में ये ट्रेड रूट है वो इस ट्रेड रूट से चुंगी खाता रहेगा, यानी कि टैक्स लेता रहेगा, और उस टैक्स के बेसिस पर इसका जो है वो राज्य चलता रहेगा। यह है इंपॉर्टेंस बुंदेलखंड की, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। इसीलिए बहुत डकैतियां हमें बुंदेलखंड में, बहुत बुंदेलखंड के रीजन से बहुत हमें डाकू और इस तरह की जो है वो हमें कई सारे छोटे छोटे जो है वो गैंग्स निकलते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुराना ट्रेड रूट है। अब तो खैर रेलवे लाइंस बिछ गई हैं, हाईवेज बन गए हैं, लेकिन मेडाइवल समय के, ठीक है, एंशिएंट और मेडाइवल टाइम के ये ट्रेड रूट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। और ट्रेड रूट जहां होगा, जहां से कारवां गुजरेंगे, वहां पर लुटेरे और आपको नजर आएंगे, और उन लुटेरों से निपटने के लिए वहां पर कोठियां रहेंगी राजपूतों की, ठीक है, नॉट जस्ट राजपूतों की, लेकिन अन्य जो जो भी वहां पर शासक या जो भी रूलिंग क्लैंस वहां पर रही हैं, उनके किले रहेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बुंदेलखंड। तो आई होप आपको बुंदेलखंड की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, विंध्या रेंज के एक्सटेंशन में, वो चीज समझ आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अजयगढ़ फोर्ट लक्ष्मण दवा। तो ये आगे आपके पास क्या है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो लक्ष्मण was permitted to retain the fort as a temporary arrangement for 2 years, ending in 1808, but he wanted to continue his hold after the expiry of the term. अच्छा, अब अंग्रेज क्या कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि नया इकोनॉमिक सिस्टम आया, उन्होंने नए जो है वो टैक्सेस निर्धारित कर दिए। अब जो जमींदार वो टैक्सेस देने में कामयाब रहे, उसको तब तक जो है वो वहां की जिम्मेदारी उसके कंट्रोल में रहेगी। अगर वो जमींदारी उसके कंट्रोल, मतलब वो टैक्स देने में नाकामयाब रहा, तो वहां से उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है वो अंग्रेजों को मिली। बुंदेलखंड को बंगाल का हिस्सा बनाने का मतलब ये बनता है, या बंगाल का हिस्सा इसलिए बनाया गया क्योंकि बंगाल पर लीगल राइट्स हैं अंग्रेजों के, दिल्ली के सुल्तान ने खुद दिए, दिल्ली के मुगल सुल्तान ने खुद बंगाल के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लीगल राइट्स दीवानी के किसको दिए? अंग्रेजों को। फिर उसके बाद उन्होंने अपना खुद का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर लिया 72 के बाद। तो बंगाल के एरिया के अंदर जितना भी जो भी रियासतें या जो भी पॉलिटिकल रीजन बंगाल के अंडर आएगा, उसका सारा रेवेन्यू जो है वो अंग्रेज इकट्ठा करेंगे। ये 1765 की ट्रीटी भी बोलती है, ठीक है। यानी कि अगर ओल्ड ऑर्डर ये दुहाई देता है कि हम तो मुगल बादशाह के कहने पर ही चलेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ऑर्डर द सुप्रीम अथॉरिटी इज मुगल बादशाह, है ना, लेकिन अंग्रेज जो है वो अपना नया ऑर्डर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो अगर ओल्ड ऑर्डर की बात माने तो भी 1765 की ट्रीटी के तहत जो है वो बुंदेलखंड का रेवेन्यू सारा अंग्रेजों को जाएगा। और अगर अंग्रेजों ने जो अपना 72 के बाद खुद का एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया है, उसके हिसाब से तो बुंदेलखंड उनका खुद का जो है वो एरिया है ही। सो लक्ष्मण को ऑर्डर देना अंग्रेजों का लीगली दो तरह से सही था। अगर लक्ष्मण ये बोलता है कि मुझे तो जब तक मुगल बादशाह नहीं बोलेंगे तब तक मैं नहीं हटूंगा, तो उसके लिए 1765 की ट्रीटी चल जाती है, क्योंकि 1765 की इलाहाबाद की ट्रीटी से मुगल बादशाह ने सारी दीवानी राइट्स जो हैं वो बंगाल के किसको दे दिए हैं? अंग्रेजों को। सो दैट मीन्स बुंदेलखंड के जितने भी जमींदार हैं वो लीगल तौर पे दोनों तरीके से, भले ही ओल्ड ऑर्डर के हिसाब से हो या नए ऑर्डर के हिसाब से हो, दोनों तरीके से लीगली वो किसके सब्जुगेशन में है? अब अंग्रेजों के। तो अंग्रेज जो चाहे जैसा चाहे वो सिस्टम उनके साथ चला सकते हैं। तो यहां पर आप समझे, लीगल कारण देना बहुत अनिवार्य है कोई भी क्लरिकल काम, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो क्या है? कोई एक लीगल काम है ना, टैक्स इकट्ठा करना, टैक्स देना, तो वो बगैर जो है वो लीगल अथॉरिटी के नहीं हो सकता। एंड मुगल बादशाह वाज द लीगल अथॉरिटी ऑफ दैट टाइम बिफोर, मतलब जब अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को नहीं रिप्लेस किया, उससे पहले तो मुगल ही थे, राइट। सभी मुगल के बैनर के अंडर थे, दक्षिण में कर्नाटक तक, क्योंकि दक्कन मुगल निजाम के हाथ में, ठीक है, हैदराबाद के, और हैदराबाद के निजाम का फर्दर जो है वो सूबेदार है कौन? कर्नाटक का नवाब, ठीक है। सो अल्टीमेटली वो किसके बैनर के अंदर है? दिल्ली के बैठे मुगल बादशाह के बैनर के अंदर। लेकिन मुगल बादशाह तो कमजोर हो गए, इसलिए सभी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, लेकिन बैनर अभी भी मुगल बादशाह का है। समझ रहे हैं ना इस लीगल प्रोसीजर को? मैंने बोला ना, ट्रेड अगर आप कहीं करनी है तो जो मुगल इंपीरियल सील है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये जो भी माल ट्रेड किया जा रहा है ये वो सेफ पहुंचेगा और ये अच्छी क्वालिटी का है,
मुगल बादशाहत का ये इम्पैक्ट था भारत से होने वाले ट्रेड पर, या भारत से जितना भी आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भारत से हो रहा था उसमें मुगल बादशाहत का ये इम्पैक्ट था कि अगर उनकी सील लगी हुई है तो वो माल जो है वो क्वालिटी का होगा। ये गारंटी थी मुगल बादशाह की। इसीलिए सभी शासक जो है वो मुगल बैनर के अंदर तो रहना चाहते थे, लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उनके पास थी क्योंकि मुगल्स वर वीक। तो ये फ्यूडेटरी सिस्टम था उस समय भारत का, राइट। सो यहां पर देखिएगा लक्ष्मण दास के साथ क्या हुआ। लक्ष्मण दवा, लक्ष्मण वॉज परमिटेड टू रिटेन द फोर्ट as a temporary arrangement for 2 years ending in 1808, but he wanted to continue his hold after the expiry of the term। ठीक है, तो उसने क्या किया, रेजिस्ट किया तो अंग्रेजों ने उसको सप्रेस करने की कोशिश करी एंड फाइनली ही सरेंडर्ड इन फरवरी 1809 एंड वाज टेकन टू कैलकाटा ले जाकर बंदी बना दिया गया उसे। द नेक्स्ट रेजिस्टेंस केम फ्रॉम किलेदार ऑफ कलंजर दरिया सिंह विच वॉज सप्रेस्ड इन जनवरी 1812। अब यहां पर आप देख रहे हैं, अगर अंग्रेज चाहते तो एग्जीक्यूट कर सकते थे उसे। पिछले सेशन में देखा कि अंग्रेजों ने ओपनली एग्जीक्यूट किया है रिबेलियंस को, लेकिन यहां पर ओपनली एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया? क्योंकि एक समय होता है एग्जाम्पल सेट करने का। जहां पर लोगों के मन में भय बनाना है वहां पर उनके लीडर को सूली पर टंगा दो। जहां पर रिबेलियन, जहां पर चांसेस है कि पॉसिबल है कि रिबेलियन जो है वो फिर से उठ खड़े होंगे, तो वहां के लीडर को जो है वो चुपचाप हटाया और जेल में बंद कर दिया। ठीक है, उसको मारा नहीं। उसको मारेंगे तो पब्लिक स्टेटमेंट जाती है और भड़क जाएंगे लोग। ठीक है, पोलीगरों के रिवोल्ट को तो कुचलने का काम कर रहे थे अंग्रेज, इसीलिए उनके लीडर्स को सूली पर चढ़ाया गया ओपनली। यहां पर जेल में डालने का काम कर रहे हो, ठीक है, ताकि और ना भड़के। क्योंकि बुंदेलखंड, बंगाल में बैठे अंग्रेज और बुंदेलखंड को उन्हें कंट्रोल करना है, और बुंदेलखंड के जो जमींदार हैं वो रिबल हैं, अमीर हैं, और वो हमेशा से ही लड़ते आए हैं, पेशा है उनका। और दक्कन का क्षेत्र है, गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत स्ट्रांग है यहाँ का। तो अंग्रेजों को पता है कि वो अभी, और मराठों से भी निपटना है साथ साथ में, तो बुंदेलखंड के जितने भी जमींदार हैं उनको साथ में जोड़ना भी जरूरी है। तो काफी सारी चीजें सोचनी पड़ती थी उनको, अंग्रेजों को भी और भारतीय शासकों को भी। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है आपको। यही छोटे छोटे पॉइंट आपके आंसर राइटिंग को निखारेंगे। अगर आंसर राइटिंग में कहीं ये छोटी छोटी बातें मतलब एग्जामिनर को दिख गई ना कि अच्छा इस व्यक्ति को इतिहास इतनी डीपली समझ आया है, नंबर दीजिए इसको एक्स्ट्रा। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बाकियों के तरफ, मतलब बाकी भी आंसर लिख रहे हैं उनसे आपका आंसर कैसे बेटर है, कि आपको ये छोटी छोटी बारीकियां पता चली। ठीक है, बाकियों, क्योंकि अब खुद देखिएगा जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जिनके बीच में एक्चुअल कंपटीशन होता है, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन मेरी समझ से ज्यादा 50,000 बच्चों में कंपटीशन होता है। उसमें से भी जो सबसे स्टिफ कंपटीशन होता है ना, जो एक्चुअली बहुत सीरियसली 2-3 सालों से जो बच्चे पेपर दे जा रहे हैं और मतलब थॉरली प्रिपेयर्ड है, वो 10,000 संख्या है, उससे ज्यादा नहीं होती। सो जो एक्चुअल कंपटीशन होता है उन 100-180 सीटों के लिए उन 10,000 बच्चों में होता है, अगर मैं यूपीएससी सीएससी की बात करूं तो। ठीक है, और उन आईएएस की 180 सीटों की बात करूं तो, बाकी नहीं, बाकी 1000 सीटों की बात नहीं कर रहा मैं, आईएएस की 180 सीटों की बातें कर रहा हूं, 180 के आसपास या जितने भी, राइट, 150 प्लस आप रख ले। उन 10,000 बच्चों में आप कहां पर स्टैंड करते हैं, आपका आंसर उनसे कैसे अलग है? वो 2-3 सालों से मेंस लिख रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े टीचर से वो पढ़े हैं, सारे आइडियाज उन्हें क्लियर है, उनको सब पता है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती हो जाने की वजह से वो रह जा रहे हैं बस। आपका आंसर उनसे बेटर कैसे होगा? आपके पास कहां एज है? सो कंपटीशन को पहचानना, कंपटीशन को हराने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है। आपको पहचानना पड़ेगा कि कंपटीशन कहां है। आपको देखना पड़ेगा कि जो बच्चे दिल्ली मुखर्जी नगर बैठे हैं 2-2 3-3 साल से, उन्होंने कितने मेंस दिए हैं, वो उस माहौल में है, समझ रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो। और आप अगर भारत के किसी और कोने में घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास वो कॉम्पिटिटिव एज नहीं है जो उनके पास है, उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो, राइट, वो एज आपके पास नहीं है। तो आपके पास और क्या इंस्ट्रूमेंट है उनको विफल करने का, उनसे आगे निकलने का? तो कंपटीशन के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। कंपटीशन जो है वो आपकी बैचलर डिग्री की तरह नहीं है। मान लीजिए आपने इतिहास में बैचलर्स मास्टर्स करी है, कंपटीशन उससे बिल्कुल अलग है। जो आपको पूरे 3 साल में पढ़ना होता है, कंपटीशन का जो सिलेबस है उससे कई गुना ज्यादा होगा, और उससे ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछते हैं। ठीक है, जो आपके जितने भी, अगर आपने ह्यूमैनिटीज में
अगर आप बैचलर्स करिए तो व्हाट वाई हाउ वाले क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, यूपीएससी के मेंस के सवाल उठा के देखिएगा। और अगर आपका हिस्ट्री का बैकग्राउंड है तो ऑप्शनल के सवाल एक बार उठा के देख लीजिएगा और एक बार पढ़कर देखिएगा कि क्या आपको लगता है क्या आप ये पेपर दे सकते हैं अभी, मतलब बैचलर डिग्री के हिसाब से, जो बैचलर डिग्री में या मास्टर में जो आपने तैयारी करी है उस तैयारी के हिसाब से क्या आप मेंस में बैठ सकते हैं या नहीं। बहुत आपको फर्क दिख जाएगा कंपटीशन और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में। ठीक है, खैर आगे देखते हैं। नेक्स्ट चीज आएगा, बट द मोस्ट सीरियस थ्रेट came from a famous military adventurer named Gopal Singh, who had a dispute with his uncle who was supported by the British. For 4 years, Gopal Singh eluded all vigilance and military tactics of British forces. To put a stop to these disturbances, British had to adopt a policy of binding down the hereditary chieftains of Bundelkhand by a series of कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस या इकरारनामा। अब यहां पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोपाल सिंह के साथ आप इकरारनामा को जोड़ेंगे। अगर यहां पर आंसर राइटिंग में आप बुंदेलखंड के रिबेलियन को लिख रहे हैं तो आप इकरारनामा के साथ गोपाल सिंह का नाम जोड़ेंगे। अब इकरारनामे क्या है ये, अब देखिए बुंदेलखंड मैंने बोला ना, यहाँ के जो जमींदार हैं, यहाँ के जो चीफ्टेंस हैं, उनका पेशा है लड़ना, वो हमेशा से लड़ते आए हैं। और जो बुंदेलखंड की टेरेन है, यहाँ के जो नेटिव हैं वही इस टेरेन को अच्छी तरीके से समझते हैं और वही जो है वो यहाँ पर जीत सकेंगे। तो अंग्रेजों की भले ही कितनी भी वेल डिसिप्लिन्ड वेल इक्विप्ड सेना हो, बुंदेलखंड के बीहड़ों में आकर वो यहाँ के गुरीला वॉरफेयर का सामना सही तरीके से नहीं कर पाई। तो अंग्रेजों ने काफ़ी समय तक कोशिश करी बुंदेल के जो बीहड़ चीफ्टन्स हैं उनको जो है वो हराए, लेकिन अंग्रेज नहीं हरा पाए। अंत में उन्होंने पॉलिसी जो अपनाई वो थी इकरारनामे की। उन्होंने सभी, अब देखिए गोपाल सिंह को हराना है, फूट डाल दो। अगर डायरेक्टली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं हरा सकते तो जो गोपाल सिंह के साथी हैं, गोपाल सिंह की जो स्ट्रेंथ है उसको खत्म करो। जहां से गोपाल सिंह को हथियार मिल रहे हैं उसको अपना दोस्त बनाओ, जहां से गोपाल सिंह को सैनिक मिल रहे हैं वो अपने साथ जोड़ो। तो वही किया अंग्रेजों ने, जितने ज्यादा हो सके बुंदेलखंड के जो चीफ्स हैं उनके साथ कंसिलिएटरी पॉलिसी अपनाते हुए उनको अपने साथ जोड़ा। राइट, गोपाल सिंह को साइड लाइन किया और फिर अंत में गोपाल सिंह को हरा दिया। ठीक है, और फिर जिनके साथ ट्रीटीज करी थी पीसफुल, एक एक करके उनको भी अपने सब्जुगेशन में ले आए। तो ये इकरारनामे की पॉलिसी अंग्रेजों ने बुंदेलखंड में अपनाई क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं हरा सकते थे। मैंने आपको बताया ना, जिन शासकों को या जिन साम्राज्य को अंग्रेजों ने डायरेक्टली हरा सकते थे उनको डायरेक्टली हराया। फ्रेंच को भारत से निकालना था, युद्ध के माध्यम से निकालना था, युद्ध के माध्यम से निकाला। ठीक है, मराठे बड़ी सैन्य शक्ति थी, युद्ध करके उन्हें हराया। अब ऐसे तो राजपूत भी सैन्य शक्ति है, राजपूतों के साथ युद्ध क्यों नहीं किया, राजपूतों के साथ क्यों जो है वो अलायंसेस किए, और क्योंकि अंग्रेजों को पता था वहां पर लड़के कोई फायदा नहीं है। उसी का ही एग्जाम्पल हमें अगला देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, परलंकी मेडी आउटब्रेक। परलंकी मेडी आउटब्रेक क्या है, पहला पॉइंट देखिएगा। परलंकी मेडी सिचुएटेड इन वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट नाउ इन ओडिशा। तो गंजम और गमसूर की जो रिबेलियन है वो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी और मैंने आपको पूरा समझाया था कि जो महानदी का जो नदी तंत्र है, यानी नर्मदा, यानी कि नॉट नर्मदा बट जो ये पूरी विंध्या रेंज है, इसमें से जो ईस्टर्न घाट की तरफ बहने वाला जो नदी तंत्र है वो सरकार में अपना पानी जो है वो बंगाल की खाड़ी में डालता है। दैट मीन्स इस पूरा जो ये जो रिवर का फ्लो है, रिवर्स का जो फ्लो है या ये जो पूरा ड्रेनेज है, इसके साथ जो जो ट्रेडिंग पॉइंट जो है वो इकट्ठा हो गए इन कोस्टल रीजन में। सरकार जिसे कहा जाता है, यहाँ की जो इम्पोर्टेंट कोस्टल सिटीज हैं उनको अपने कंट्रोल में लाना अंग्रेजों के लिए बहुत अनिवार्य था और वो हमने पिछले टॉपिक में देखे। उनमें से ये गंजम और गमसूर वाला एक हमने पढ़ा था पॉइंट। ठीक है, तो उसी के ही पड़ोस में एक और है परलकी मेडी। ठीक है, सिचुएटेड इन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट, विटनेस रेजिस्टेंस फ्रॉम जमींदार एंड राजाज। मैंने आपको बताया वहां के ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड वही कॉन्सेप्ट चलना है, और ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो ओल्ड ऑर्डर है उसका नए ऑर्डर से जो कॉन्फ्लिक्ट है, अंग्रेजों को क्या करना है, उस कोस्टल सिटी में, उस कोस्टल जो एरिया है उसमें वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सेटअप कर सकते, इसलिए पहले वो अलायंसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं।
प्यार मोहब्बत से बात बन जाए, अगर नहीं बनती है, और वैसे भी उड़ीसा की दीवानी तो अंग्रेजों के पास 65 से ही है, ठीक है, तो वहां के जमींदार अगर इस नए रेवेन्यू सिस्टम को ठीक तरीके से नहीं मानते हैं तो उनको रिप्लेस करे, तब तक रिप्लेस करे जब तक रिबेलियन ना खड़ा हो जाए, और जब रिबेलियन खड़ा हो जाए उसको युद्ध के माध्यम से शांत किया जाए। तो ये अंग्रेजों के लिए भी एक पूरी थॉरो पॉलिसी का हिस्सा था। दे न्यू दैट कि ये साइकिल चलती रहेगी, ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक एक स्थायी सेंटर जो है वो भारत में एस्टेब्लिश नहीं होगा अंग्रेजों का, और जब तक अंग्रेज जो है वो एक बड़े लेवल पर जो है वो ऐलान नहीं करेंगे पूरे भारत पर हमारा शासन है, और भारत में हर छोटी बड़ी जितनी भी पॉलिटिकल एंटिटी है वहां पर अपने जो है वो अफसर जो है वो अपॉइंट नहीं करेंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने आईसीएस में भारतीयों को पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो ओपन कर दी गई आईसीएस। क्यों? क्योंकि 1854 के बाद अंग्रेजों को पता था कि जल्द ही हमें कंपनी का राज हटाना है और क्राउन का राज लगाना है। क्राउन का राज लगाना है तो भारत के हर छोटे बड़े पॉलिटिकल सेंटर पर हमारा ब्रिटिश क्राउन का जो है वो अफसर होना चाहिए, ठीक है, चाहे कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, चाहे एसपी हो, जो भी हो, लेकिन अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए हर छोटी बड़ी जगह पे। अभी तक वो लेवल नहीं आया 1857 से पहले 1857 से पहले वो लेवल नहीं है, और खास तौर पे 19वीं सदी के शुरुआती जो डेकेड्स हैं ये 1810-20 के आसपास, इस समय तो क्या हो रहा है, इस समय अंग्रेज जो हैं वो डिफरेंट पॉलिसीज के माध्यम से टैक्स इकट्ठा करे जा रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, अभी उन्होंने उनकी ये पॉलिसी है कि जो जमींदार उनका साथ देगा उसको रहने देंगे, जो नहीं दे रहा है, जो रिबेल कर रहा है उसको हटाओ, दूसरा अपॉइंट करो, वो रिबेल करेगा उसको हटाओ, दूसरा अपॉइंट करो। ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक कोई वहां पर अंग्रेजी अफसर आकर नहीं बैठ जाएगा, भले ही वो यूरोपीय मूल का हो या भारतीय मूल का हो। जब तक वो अंग्रेजी अफसर आकर नहीं बैठ जाएगा तब तक ये साइकिल चलता रहेगा जमींदारों को रिप्लेस करने का। समझ रहे हैं आप? तो ये पूरा सिस्टम था अंग्रेजों का, सोच के चले हुए थे वो, कोई ये सारी चीजें जो है वो अचानक से नहीं हुई है, इट वाज ऑल थॉरली सॉर्ट आउट, ये सब सोचा हुआ था अंग्रेजों ने। खैर, सेकंड पॉइंट देखिएगा, व्हेन द कंपनी एक्वायर्ड गंजम, नारायण देव वाज द राजा ऑफ परलकी मेडी हुज रेजिस्टेंस फोर्स्ड द ब्रिटिश टू डिस्पैच एन आर्मी अंडर कर्नल पीच। ठीक है, अब देखिए ये एक ऐसा जमींदार था जिसको हटाने के लिए जो है वो, अब वो जमींदार अड़ गया। अंग्रेजों का क्या है, साइकिल है ना, एक जमींदार आए, एक जमींदार को अपॉइंट करेंगे, वो जमींदार को पूरा दुखी करेंगे अंग्रेज, और जब वो इतना दुखी हो जाएगा कि वो रिबेल करे, फिर उस रिबेल को कुचलने के लिए किसी अंग्रेजी अफसर को भेज दिया जाएगा। यहां पर कर्नल पीच को भेजा गया। ठीक है, पीच डिफीटेड नारायण देव इन 1768 एंड मेड गजपति देव सन ऑफ नारायण प्रोक्लेम्ड जमींदार, but Narayan Dev, supported by his son and brothers, revolted again. As the resistance failed to calm down, Presidency of Madras appointed George Russell as commissioner. अब देख रहे हैं आप, यहां पर प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास से अपॉइंट किया गया, बंगाल से नहीं किया गया। जॉर्ज रसल एज कमिश्नर ऑफ द रीजन इन 1832. रसल प्रोवाइडेड विद फुल फ्लेज्ड पावर टू सप्रेस द रिवोल्ट, पेसिफाइड द रीजन बाय 1834. यहां पर हमें वही फिर से देखने को मिला है कि कोई भारतीय रिबेलियन है, अंग्रेजों ने हटाया, फिर उसने शक्ति इकट्ठा करी, फिर रिबेल किया, फिर अंग्रेजों ने बड़ी शक्ति भेजी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है ये। आपको अगर आंसर राइटिंग में आता है, ठीक है, आंसर राइटिंग में ना स्पेसिफिक ये टॉपिक्स लेकर आऊंगा, मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ये मत सोचिए कि सर आप बताया जा रहे हैं कि आंसर राइटिंग में ऐसे लिखना है वैसे लिखना, आंसर राइटिंग करा नहीं रहे। आएगा, वो लेवल भी आएगा, लेकिन मैंने बोला ना पहले फाउंडेशन इकट्ठा करो, पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, उनको रिवाइज करो, आपके दिमाग में तैयार तो हो, चीजें सेट तो हो सारी की सारी, सारे कॉन्सेप्ट और सारे फैक्ट आपके दिमाग में ऑलरेडी स्लॉटेड होने चाहिए। उसके बाद आपको आंसर राइटिंग पर उतरना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आपका पूरा सिलेबस नहीं तैयार होता तब तक आपको आंसर राइटिंग का स्वाद नहीं चखना। आपको लिखने की आदत डालनी है, एसेज लिखना शुरू कीजिए। हर हफ्ते का, मैं तो कहता हूं हर हफ्ते का 2 या 3 ऐसे आपका लिखा हुआ होना चाहिए जरूर। कोई भी रैंडम जो है वो टॉपिक उठाइए, या जो भी करंट अफेयर का टॉपिक चल रहा हो उस पर ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, धीरे धीरे ही आपकी आंसर राइटिंग सुधरेगी। फिर जब आपको ऐसा लगे ना कि मेरा सिलेबस जो है वो थॉरो तरीके से तैयार हो रहा है, फिर आंसर राइटिंग पे उतरेंगे हम। तो आंसर राइटिंग के सेशंस लेकर आऊंगा, उसमें समझाऊंगा मैं कैसे लिखे जाते हैं आंसर्स। ठीक है, सो यहां पर हम देख रहे हैं कि वही साइकिल हमें परलकी मेडी में भी देखने को मिला। ठीक है, कुछ अलग नहीं था, वही सेम चीज। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो मैं आपको बता रहा था
कि कुछ ऐसे राज्य थे जहां से कुछ निकलकर आने वाला था नहीं, जैसे कि कच्छ। कच्छ का रिबेलियन देखते हैं। अब कच्छ जो है वो क्या है, नमक के मैदान है, मैदानी कह लीजिए उसे, बिल्कुल प्लेन है वो। वहां से कुछ उग रहा है? कुछ नहीं उग रहा, बहुत बंजर जमीन है। तो अंग्रेजों का वहां पर केवल फायदा क्या है, वहां से कुछ उग तो रहा नहीं, यानी रेवेन्यू बहुत कम निकल रहा है, लेकिन वो पोर्ट सिटीज है वहां पे, कोस्ट लाइन है, वहां से ट्रेड हो रहा है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। सो दैट मीन्स वहां से रेवेन्यू नहीं निकल रहा, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लायक जो है वो अंग्रेज चाहते हैं कि अपने वहां पर उन्हें पोर्ट सिटीज मिल जाए। तो ऐसा अगर कोई एरिया है जहां से रेवेन्यू नहीं निकल रहा लेकिन ट्रेड रूट है वहां पर, उसके लिए क्या पॉलिसी थी अंग्रेजों की, उसका एग्जाम्पल है कच्छ। आइए देखते हैं क्या पॉलिसी थी वहां पर। ठीक है, सो देयर वाज अ ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश एंड महाराजा भारमल सेकंड ऑफ कच्छ इन 1816 बाय विच पावर वाज वेस्टेड इन द थ्रोन। भारमल सेकंड के पास रही शक्ति। देख रहे हैं अंग्रेजों की पॉलिसी, इस राजपूत राजा को हटाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर इसको हटाओगे ये रिबेल करेगा और फिर उस रिबेल को सप्रेस करेंगे किसके लिए, वहां से कुछ निकल तो रहा ही नहीं कच्छ से, ट्रेड रूट है। इस भारमल जो भी राजपूत राजा है, या फॉर दैट मैटर कोई भी होता, राजपूत होता है यहां पर, या अगर मराठा होता, या अगर यहां पर मान लीजिए कोई अगर मुगल सल्तनत का कोई रेमिनेंट यहां पर होता, कुछ भी होता, कोई भी शासक होता, उसके साथ अंग्रेजों की सेम पॉलिसी होती। मैंने बोला ना, राजपाट में कोई जात कोई धर्म नहीं देखा जाता। ठीक है, वो मैंने बोला इतिहास के दो वर्जन हैं, आम इंसानों के लिए और रूलिंग क्लास के लिए। रूलिंग क्लास जो है वो जात पात धर्म नहीं देखती, उनको ट्रेड करना है, लड़ाई ट्रेड की होती है ना, ट्रेड रूट के ऊपर होती है लड़ाई, इकोनॉमी के ऊपर होती है लड़ाई सारी की सारी। राइट, राजतंत्र में लड़ाइयां सारी इकोनॉमी पर होती हैं, सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। ठीक है, तो कच्छ के साथ कच्छ के राजा को वापस वहां पर अपॉइंट करने का क्या मतलब बनता है कि वहां पर रेवेन्यू नहीं निकल रहा। ठीक है, वहां पर हालात जो है वो शांत रखने हैं। यही चीज उन्होंने राजपूत राजाओं के साथ भी करी राजस्थान के। वहां से कुछ निकल तो रहा ही नहीं ना, बाजरा थोड़ी खाएंगे अंग्रेज, कितना बाजरा खा लेंगे वो। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं अकेला बाजरा का, यानी कि कुछ ऐसे अनाज मास पॉपुलेशन नहीं होता, नॉट मास पॉपुलेशन लेकिन मास प्रोडक्शन नहीं होता वहां से ऐसा, जिसको अंग्रेज जो है वो प्रोसेस करके या एक्सपोर्ट कर सके। जैसे कॉटन नहीं लगता है वहां पे बड़ी मात्रा में, फायदा क्या अंग्रेजों का, कोई फायदा नहीं। और राजपूत राजा जो है वो क्या है, लड़ाके हैं, तो उनके साथ वॉरफेयर में एंगेज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, घाटा होगा अंग्रेजों को। तो उनके साथ क्या की जाए, सब्सिडरी अलायंस। तो वैसा ही कुछ अलायंस जो है वो भारमल सेकंड के साथ भी किया। लेकिन देखते हैं समस्या क्या हुई, पॉइंट देखिएगा। देयर वॉज हाउएवर अ पावर स्ट्रगल बिटवीन महाराजा एंड ग्रुप ऑफ चिफ्टन्स। लेकिन महाराजा के साथ अंग्रेजों ने तो कोई स्ट्रगल नहीं किया, लेकिन महाराजा था जो भारमल सेकंड, उसका उसके लोकल जो चीफ्टन्स हैं उसके साथ जो है वो स्ट्रगल चल रहा था। क्योंकि मैंने बोला था ना, जागीरदारी क्राइसिस वाज द रूट ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जागीरदारी क्राइसिस की वजह से ही मुगल एम्पायर जो है वो क्रम्बल हुआ, और वो शुरू हो गया था औरंगजेब के आने से पहले से ही। वो तो औरंगजेब के समय जो है वो एम्पलीफाई हुआ, बट स्टिल औरंगजेब 51 सालों तक 51 छोड़िए 50 सालों तक शासन को जोड़कर रखने में कामयाब रहा। तो औरंगजेब को जब आप पढ़ेंगे ना, तो औरंगजेब को, मैंने बोला ना दो तरीके के इतिहास है, आम इंसान के, एरिस्टोक्रेसी के। आम इंसान कहेगा कि औरंगजेब एक मुस्लिम शासक था, भारतीयों पर उसने क्या किया, प्रताड़ना करी। ठीक है, लेकिन अगर आप एरिस्टोक्रेसी के हिसाब से देखेंगे, अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से देखेंगे औरंगजेब को, एक रूलर की तरह देखेंगे, तो तब आपको उसकी पॉलिसीज भी समझ आएंगी। तब आपको समझ आएगा कि उसके द्वारा किए गए एरर्स क्या है, कहाँ कहाँ पर उसने गलतियां करी, कहाँ उसके सही थे पॉइंट। तो अगर आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है ना, तो आपको जो आम इंसानों को जो पढ़ाया जाता है इतिहास, उससे अपने आप को दूर करना पड़ेगा। सिविलियन से आपको जो है वो, आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है ना, आपको सिविलियंस की लाइफ छोड़नी पड़ेगी, आपको सिविलियन का लाइफस्टाइल भी छोड़ना पड़ेगा, आपको सिविलियन का थॉट प्रोसेस भी छोड़ना पड़ेगा। आपको अगर एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो आपको रूलिंग क्लास के बारे में समझना पड़ेगा, उस रूलिंग क्लास की मेंटेलिटी में आना पड़ेगा। ठीक है, और तब आप तटस्थ होकर फैसले ले सकते हैं, तब आप न्यूट्रलिटी वो जो है अटेन कर सकते हैं। अगर आप जनता के हिसाब से रहे तो आप मैनिपुलेट होते रहेंगे। जनता का काम है मैनिपुलेट होना। रूलिंग क्लास जनता को इस्तेमाल करती आई है, कर रही है, करती रहेगी। जीवन की बहुत कड़वी सच्चाई है ये, सिस्टम की बहुत कड़वी सच्चाई है। जितनी जल्दी समझ आए उतना सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, खैर ये कभी और किसी और समय में डिस्कस करूंगा, जब अब मैं सोसाइटी के बारे में समझाऊंगा कभी, अगर
सोसाइटी पे सेशन लूंगा तो, ठीक है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजपूत राजा उनके साथ क्या पॉलिसी थी। तो उनके इंटरनल फ्यूड्स थे। अब अंग्रेजों को कोई पॉलिटिकल कारण चाहिए उन्हें तो, ठीक है। अब देखिए अंग्रेज जो हैं वो बच रहे थे क्या करने से, कि कच्छ का वो पॉलिटिकल अधिकरण करेंगे, वहां पर रिबेलियन होगा, फिर उसको क्रश करेंगे। इससे बढ़िया वहां पर जो है वो वहां के राजा के साथ एक अलायंस करो, हमें ट्रेडिंग पोर्ट मिल जाए ट्रेड करने को, यहां से रेवेन्यू तो निकल ही नहीं रहा, हम अपना आराम से ट्रेड करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वहां के शासक आपस में युद्ध में उलझे हुए हैं तो ये तो अंग्रेजों के लिए इनविटेशन है साफ साफ कि आप आइए और सुलझाइए हमारा ये फ्यूड। और अंग्रेज जो हैं वो इंटरनल फ्यूड सुलझाने की फीस क्या लेते हैं, पूरा का पूरा एम्पायर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, ठीक है। तो वही अंग्रेजों ने किया भी यहाँ पे। कहा यहाँ पे द ब्रिटिश interfered in the internal feuds of Kutch, and in 1819 राजा भारमल सेकंड raised Arab and African troops with the firm intention of removing the British from his territory। अब यहां पर आपको ना गुजरात के जो शासक हैं उनके बारे में कुछ एक बेसिक बात जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि अंग्रेजों ने गुजरात पर जो है वो कंट्रोल किया, युद्ध लड़ा, बहुत कम। मराठों के केस में जो है वो होलकर्स के साथ थोड़ा बहुत, ठीक है। और यहाँ पे राजा भारमल के साथ आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजों ने क्यों नहीं एंगेज किया गुजरात को, या गुजरात में आपको जो है वो बड़े अपराइजिंग्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेडिंग सिटी है, समझ रहे हैं। और युद्ध जो है वो हमेशा किसके लिए खराब होता है, ट्रेड के लिए। तो गुजरात में जितना भी ट्रेड है, अंग्रेजों का वहां से ट्रेड है, राजपूतों का वहां से ट्रेड है, मराठों का वहां से ट्रेड है, मुगल्स का वहां से ट्रेड है, सबका ट्रेड हो रहा है, सबका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चल रहा है गुजरात से। तो गुजरात को डिस्टर्ब करना किसी के भी फायदे में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, गुजरात में अगर भारतीय शक्तियां मजबूत हैं तो भारत से बाहर, भारत के बाहर जो अफ्रीकन ट्रेडर्स हैं या जो अरब के ट्रेडर्स हैं वो भी गुजरात में मजबूत हैं। क्यों? क्योंकि जितना गुजरात की इंपॉर्टेंस भारतीयों के लिए है उतनी ही गुजरात की इंपॉर्टेंस उन अफ्रीकन और अरेबियन ट्रेडर्स के लिए है। क्योंकि अगर गुजरात में डिस्टर्बेंस होती है तो उनका अफ्रीका का और अरब का ट्रेड डिस्टर्ब हो जाता है ना। दैट मीन्स गुजरात में ऑर्डर बना के रखना उनकी जिम्मेदारी भी है। इसीलिए हमें समय समय पर यह देखने को मिला है कि गुजरात में अगर युद्ध हो रहा है तो अफ्रीका में भी कौन, जो इजिप्ट के अगर कोई शासक हैं या अरब के जो शासक हैं वहां से सेनाएं आई हैं। तो भारमल ने अरब और अफ्रीकन सेनाओं को बुलाया। इधर अंग्रेज थे, अरब और अफ्रीकन सेनाएं वेस्टर्न तर्ज पे प्रिपेयर्ड थी, बेहतर हथियार थे उनके पास। पुर्तगालियों से चलता आ रहा है उनका युद्ध, पुर्तगालियों के समय से अरब और इजिप्शियंस का भारत यानी कि दमन का एक युद्ध मैं आपको कराऊंगा, पुर्तगाली वर्सेस इजिप्ट और अरब के जो शासक है उनके बीच में था, ठीक है। खैर वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन यहां पर वही हुआ, भारमल ने अरब के सोल्जर्स को बुलाया, इजिप्शियन सोल्जर्स को बुलाया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। और अब अंग्रेज जो कि भारतीयों से लड़ते थे और जीत इसलिए जाते थे क्योंकि भारतीय जो है वो वेस्टर्न तर्ज पे तैयार नहीं थे। और अब भारमल के पास वेस्टर्न तर्ज पे तैयार फोर्स थी, अरब और वेस्टर्न तर्ज पे तैयार मतलब कि उनके पास गन्स हैं, आर्टिलरीज हैं, ठीक है। उस तरह जो है वो बख्तरबंद सैनिक हैं जो कि वेल डिसिप्लिन्ड वॉलीज वगैरह करना जानते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं रिजल्ट क्या हुआ युद्ध का। द चीफटेंस रेंज्ड ऑन दिस साइड, यानी कि जो चीफटेंस हैं वो भी राजा भारमल के साथ जुड़ गए। जिन चीफटेंस का साथ जो है वो अंग्रेजों ने दिया और वहां के रिबेलियंस को प्रोत्साहित किया, जिसके खिलाफ राजा भारमल, जो कि राजा भारमल और चीफटेंस के बीच में डिस्प्यूट था, बाद में वो चीफटेंस भी जुड़ गए। क्योंकि चाहे वो चीफटेंस हो, चाहे वो अरब्स हो, चाहे वो इजिप्शियन हो, राजा भारमल हो, सब जानते थे कि जो पैरासाइट है वो अंग्रेज हैं। पहले अंग्रेजों को भगाते हैं, बाद में खुद निपट लेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में ये भी यही हुआ। जो पुराने खिलाड़ी थे, ब्रिटेन है, फ्रांस है, वो जुड़ गए जर्मनी के खिलाफ क्योंकि उन्हें पता था कि पहले हम जर्मनी को हराते हैं, बाद में आपस में लिपटेंगे, ठीक है। एलाइज और एक्सिस फोर्सेस का जो सिस्टम है आपको समझाऊंगा मैं। खैर वही कुछ हमें ऐसा ही कुछ सिस्टम यहां पर बनता हुआ दिखा। द ब्रिटिश डिफीटेड एंड डिपोज द कच्छ रूलर राव भारमल इन फेवर ऑफ हिज इन्फेंट सन। लेकिन ब्रिटिशर्स फिर भी जीत गए, हरा दिया उन्होंने कच्छ रूलर राव भारमल को और फिर उसका इन्फेंट सन को बिठाया। अब देखिएगा अंग्रेज क्या करते आ रहे थे, किसी शासक को हराया, उसको हटाया और उसकी जगह कोई कठपुतली बिठाया और साथ में अपना रीजेंट भी बिठाया अंग्रेज।
लेकिन यहां पर कठपुतली नहीं बिठाया कोई, उसी राजा का एक इन्फेंट छोटा बच्चा बिठाया और उस इन्फेंट बच्चे के केयर टेकर या एक उस इन्फेंट बच्चे के साथ मतलब उसके लिए जो है वो एक एज ए रीजेंट काम करने के लिए अंग्रेजी अफसर अपॉइंट कर दिया वहां पे। ठीक है, सो इनडायरेक्टली कंट्रोल किसका आ गया? अंग्रेजों का। देखिएगा, the British resident governed the areas as the de facto ruler with the help of Regency Council. The administrative innovations made by Regency Council, coupled with excessive land assessment, caused deep resentment. In the meanwhile, some of the chieftains continued their rebellion against the alien rule. The news of the British reverses in Burma war emboldened the chiefs to rise in revolt and demand the restoration of the Bharmal II. After extensive military operations failed to control the situation, the company authorities were compelled to follow a conciliatory policy. देखिए, बर्मा में युद्ध चल रहा था उस समय अंग्रेजों का, और बर्मा में जो हारे थे अंग्रेज, वापस आना पड़ा था अंग्रेजों को, उससे जोश बढ़ गया गुजरात के चीफ्टन्स का। उन्होंने रिबेल कर दिया, वापस युद्ध छिड़ गया। अब अंग्रेजों ने यह सोचा कि यार देखो, वहां से कुछ निकल तो रहा नहीं, ठीक है, तो हम क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। तो उन्होंने कंसिलिएटरी पॉलिसी अपनाई कि चलो ठीक है। वो पहले भी कंसिलिएटरी पॉलिसी ही अपना रहे थे, लेकिन अंग्रेज अपनी आदत से बाज नहीं आ पाते। जहां पर भी इंटरनल फ्यूड भारत में नजर आता है उसका फायदा उठाने पहुंच जाते हैं। अंग्रेजी ब्यूरोक्रेसी ही ऐसी है, ठीक है। देखिए, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड भी है अपना। ये बात अगर आप अंग्रेजी ब्यूरोक्रेसी को डीप में समझेंगे ना, तो आपको दिमाग जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि इतना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड होते हुए अंग्रेजी ब्यूरोक्रेसी, इतना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड होते हुए इतना ज्यादा जो है वो इंडिविजुअल व्यक्ति के पास इतनी शक्ति कैसे है। यानी कि क्राउन की एब्सोल्यूट अथॉरिटी होने के बावजूद बंगाल का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर एक दूसरे की बात ही नहीं मान रहे, ठीक है। यानी कि वैसे मैं आपको धीरे धीरे जब अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन हम डिटेल में समझेंगे माइक्रो एनालिसिस में, वहां पर ये चीजें क्लियर होंगी। लेकिन ये चीज, छोटा सा आइडिया मैंने आपके दिमाग में डाला कि हाईली सेंट्रलाइज्ड होने के बावजूद इंडिविजुअल शक्तियां बहुत अवेलेबल हैं, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल अफसर के पास उसकी डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी शक्तियां हैं, ठीक है। इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। यानी अगर लॉन्ग टाइम पॉलिसी अंग्रेजी अफसरों की राजपूतों के साथ कंसिलिएटरी पॉलिसी अपनाने की है, लेकिन अगर राजपूतों में इंटरनल फ्यूड है तो वहां के लोकल जो भी ब्रिटिश अफसर है उससे रहा नहीं गया उस इंटरनल फ्यूड का फायदा उठाने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि क्राउन के प्राइड, क्राउन की जो ग्लोरी के लिए एज अ होल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करता है, लेकिन इंडिविजुअल ग्लोरी भी उनके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिविजुअल ग्लोरी भी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उस इंडिविजुअल ग्लोरी के नाम पर वो इंटरनल फ्यूड में हस्तक्षेप करने से खुद को नहीं रोक सके, और अंत में उनको वही कंसिलिएटरी पॉलिसी पर ही आना पड़ा जो कि उनका लॉन्ग टाइम विजन था ही राजपूतों के लिए, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। थोड़ी सी गोलमोल है, लेकिन सोचने की कोशिश कीजिए इस चीज पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं राइजिंग एट बरेली। बरेली में क्या हुआ? द इमीडिएट कॉज ऑफ अपसर्ज वाज द इम्पोजिशन ऑफ द पुलिस टैक्स वाज अराउज द बर्निंग इंडिग्नेशन ऑफ द सिटीजन्स। बरेली का एरिया यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा, बरेली का एरिया उस समय आगरा के कंट्रोल में, और आगरा पे कौन है? आगरा और दिल्ली जो है वो किसके कंट्रोल में? मुगल बादशाह के कंट्रोल में, ठीक है। लेकिन चाहे मुगल बादशाह हो या ना हो, जो रेवेन्यू सिस्टम है वो तो अंग्रेजों के पास ही है ना पूरा का पूरा, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस तो हो ही रखा है, रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों के। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये भी है कि देखिए, सब्सिडरी अलायंस में सैनिकों को सब्सिडी देनी पड़ती है, यानी कि सैनिकों का भरण पोषण आपको करना पड़ेगा, लेकिन सब्सिडरी अलायंस के साथ साथ अंग्रेज रेवेन्यू भी तो अपने चपेट में लेते जा रहे थे। तो बरेली में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित जो रेवेन्यू सिस्टम वहां पर अप्लाइड था, तो वहां के जो जमींदार हैं वो कुछ समय तक, वही साइकिल बरेली में भी चला, कुछ समय तक तो जमींदारों ने सहा, जब नहीं सहा गया उनसे तब उन्होंने भी रिबेल कर दिया। वही चीज हमें यहाँ पर दिखी कि जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको तो सहा गया, लेकिन इंपोजिशन ऑफ पुलिस टैक्स जब लगा दिया गया, अंग्रेजों ने अपनी पुलिस वहां पर अपॉइंट करनी शुरू कर दी, और उस पुलिस, अंग्रेज जो है वो पुलिस अपॉइंट कर रहे हैं, वो लोगों का दमन कर रही है, और उस दमनकारी पुलिस के बदले भी लोगों को टैक्स देना है, ये सहा नहीं गया वहां पर लोगों से और रिबेल हो गया। द इशू बिकेम रिलीजियस व्हेन मुफ्ती मोहम्मद आइवाज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
Mufti Muhammad Aiwaz, a venerated old man, gave a petition to the magistrate of the town in March 1816. मैंने बताया था ना, कादी, कादियों के ऊपर मुफ्ती, मुफ्ती के ऊपर उलेमा, उलेमा के ऊपर नवाब, नवाब के ऊपर खलीफे। ठीक है, तो जो मुफ्ती होते हैं उनके पास हक होता है फतवे जारी करने का। तो मुफ्ती ने फतवे जारी कर दिए, ठीक है, कि ये टैक्स नहीं देना। इससे जनता जो वहां की मुस्लिम जनता जो है वो जुड़ गई। द सिचुएशन एग्रेवेटेड फर्दर व्हेन द पुलिस व्हाइल कलेक्टिंग टैक्स इंजर्ड अ वुमन। एक महिला को इंजर किया जब पुलिस ने, तब जो है वो स्पार्क मिल गई। ऑलरेडी जो फ्यूल वहां पर तैयार था, ऑक्सीजन मुफ्ती ने प्रोवाइड कर दी थी, स्पार्क का इंतजार था। पुलिस द्वारा एक ब्रूटली एक महिला को पीटा गया, स्पार्क, वहीं लोग आ गए सड़कों में, आग लग गई तुरंत। ठीक है, दिस इवेंट लेड टू अ ब्लडी स्कफल बिटवीन द फॉलोअर्स ऑफ मुफ्ती एंड द पुलिस। विद इन 2 days of the event, several armed Muslims from Pilibhit, Shahjahanpur and Rampur rose in rebellion for the defense of the faith and the Mufti. In April 1816, the insurgents murdered the son of Leicester, judge of Provincial Court of Bareilly. The uprisings could only be suppressed with heavy deployment of military forces, in which more than 300 rebels were killed and even more wounded and imprisoned. The upsurge seems to have been the product more of discontent than actual grievance, the elements of discontent lying in the very nature of alien administration. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, the elements of discontent lying in the very nature of alien administration. ये जो एलियन एडमिनिस्ट्रेशन है इसी का ही तो डिसकंटेंट था ना। कारण ये नहीं था कि आपने पुलिस टैक्स लगाया। अब ये पुलिस टैक्स अगर नवाब लगाते तो वहां के लोग मानते, मुफ्ती साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये एलियन टैक्स अंग्रेज लगा रहे हैं, और वो अंग्रेज साथ साथ में, अब मुफ्ती का प्रॉब्लम क्या है, वो अंग्रेज जो है वो क्या कर रहे हैं, वो प्रीचिंग भी कर रहे हैं। क्योंकि 1813 के बाद 1813 के चार्टर में क्या बोल दिया गया है कि अब क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में धर्म प्रचार कर सकते हैं। तो जब क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में धर्म प्रचार कर रहे हैं तो भारतीय मुफ्तियों उलमाओं को समस्या होगी ना। ठीक है, तो प्रॉब्लम है एलियन रूल द्वारा लाए गए कानून। अब इसी तरह के डिस्क्रिमिनेटरी कानून तो सल्तनत काल में आते रहे हैं, जो कि हिंदुओं के लिए भी डिस्क्रिमिनेटरी है, और कई जगहों पर मुसलमान पॉपुलेशन को भी उन्होंने हानि पहुंचाई है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के कानून रहे हों या मुगलिया सल्तनत के। ठीक है, तो समस्या उनको तब नहीं हुई, उलमाओं को या मुफ्तियों को, तब हुई जब किसी अंग्रेज ने किया। ठीक है, तो एक ये बरेली में जो अपसर्ज हुआ, इसको थोड़ा सा धार्मिक रूप जो है वो दिया जा सकता है, क्योंकि इस अपसर्ज को भड़काने में जो की रोल रहा वो मुफ्ती का रहा। ठीक है, और इसके साथ आप जोड़ेंगे 1813 के चार्टर को, क्योंकि वहां से क्या आया था, वहां से धर्म प्रचारण शुरू हो गया था भारत में। और बरेली, आगरा के नजदीक है बरेली। ठीक है, ये कुछ जो ऐसे एरिया है यहाँ पर पहले से ही, क्योंकि पुर्तगालियों के समय से ही, जब अकबर के साथ पुर्तगालियों का उठना बैठना हुआ, पुर्तगाली चर्च के लोग जो है वो जब अकबर के साथ उन्होंने डिस्कशंस शुरू करी, तब से ही आगरा बरेली में जो मिशनरीज हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब तो अंग्रेजों ने सरकारी ऑर्डर दे दिया था कि आइए और खुले तौर पर धर्म प्रचार कीजिए। तो यहाँ पर जो मुसलमान जो मुफ्ती उलेमा वगैरह जो हैं वो परेशान थे इस चीज़ से। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 के अराउंड लोग यहाँ पर मारे गए, तो इसलिए इसकी ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि खून खराबा जो है वो थोड़ा सा बड़े लेवल पर यहाँ पर हुआ। ठीक है, प्लस बरेली जो है वो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट है। ठीक है, उस समय का, आज भी है, तब भी था पॉलिटिकल हॉटस्पॉट, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम आगे देखते हैं अपसर्ज इन हाथरस। अब हाथरस भी एक पॉलिटिकल हॉटस्पॉट है, उस समय का भी था और आज भी है। दयाराम, a तालुकदार of several villages in the district of Aligarh, had a strong base in the fort of हाथरस। अब जो हाथरस का किला है ना, बहुत बहुत स्ट्रांग किला माना जाता है इसको। लोहगढ़ के किले के बाद हाथरस के किले, यानी कि जो भरतपुर का किला है ना, उसके बाद हाथरस के किले का नाम आता है। अब तो खैर ध्वस्त हो गया है, लेकिन तब हाथरस का किला काफी फेमस था। ठीक है, द फोर्ट कंसिडर्ड टू बी अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इन इंडिया, अ सेकंड भरतपुर कहा जाता है। सेकंड भरतपुर had walls of great height and thickness, defended by a deep ditch and artillery mounted at the top. The English had concluded the settlement of Hathras estate with the Dayaram as a farmer. अब
तालुकदार था, मैंने बोला ना, जो ओल्ड ऑर्डर है उनके रैंक्स घटा दिए। अब दयाराम वजह तालुकदार, दयाराम का रैंक जो है वो तालुकदार से घटाकर जमींदार भी नहीं रखा, सीधा किसान घोषित कर दिया दयाराम को। दयाराम के लिए एक बड़ी समस्या थी। ठीक है, देखिएगा, बट ड्यू टू प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग हाई रेवेन्यूज दयाराम कॉन्स्टेंटली फेल्ड टू पे एरियर्स एंड इवन कमिटेड मैनी एक्ट्स ऑफ हॉस्टिलिटी बाय गिविंग हार्बर टू गवर्नमेंट फ्यूजिटिव्स। अब देखिए, दयाराम ना ही केवल टैक्स दे पाया लेकिन जो एरियर बन गया था, जो ड्यू रह गया था, वो भी नहीं दिया। तो जान के नहीं दे रहा था, एक तो उसको तालुकदार से किसान बना दिया था, ठीक है, उस चीज से वो रोष खाया हुआ था, प्लस टैक्स इतना ज्यादा था कि वो अपना फायदा नहीं निकाल पा रहा था। तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि हम जब भी पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, सिविल अपराइजिंग्स में, तो यहां पर हम लीडर्स के तहत पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा साथ में ध्यान रखना है कि अगर टैक्स बढ़ाया है अंग्रेजों ने तो उसका असर केवल तालुकदारों जमींदारों पर ही नहीं पड़ रहा है, जो उसका प्राइमरी असर है वो किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि तालुकदार जमींदार किससे किससे लगान इकट्ठा कर रहे हैं, किसानों से ही तो कर रहे हैं ना। तो अगर वो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, सोचिए किसानों से कितना कमर तोड़ के वो टैक्स वसूल कर रहे होंगे। तो जितनी समस्या जमींदार को है उससे कई गुना ज्यादा एम्पलीफाइड फॉर्म में समस्या किसको है, किसानों को। ये चीज आपको हमेशा अपने जहन में रखनी है और आपकी आंसर राइटिंग में झलकनी चाहिए कि जो प्राइमरी समस्या है वो पीजेंट्री को थी, उसके ऊपर का लेवल है जमींदार। पीजेंट्री से टैक्स इकट्ठा कर रहा है जमींदार, पीजेंट्री से पूरा टैक्स नहीं इकट्ठा कर पा रहा जमींदार, अपना मुनाफा नहीं निकाल पा रहा और फिर अंग्रेजों को भी नहीं दे पा रहा, एरियर बच जा रहा है, यानी ड्यू बच जा रहा है अंग्रेजों को देने को। तो अगर जमींदार के पास एरियर बच जा रहा है तो किसान की सोचिए क्या बुरी हालत होती होगी। तो ये पूरा थॉट प्रोसेस आपका रहना चाहिए इन सब टॉपिक्स को पढ़ते समय। ठीक है, अब देखते हैं दयाराम के साथ क्या किया अंग्रेजों ने। सो द कंपनी विद अ लार्ज आर्मी अटैक्ड हाथरस इन फरवरी 1817। कंपनी ने हाथरस पर अटैक कर दिया, क्यों? क्योंकि हाथरस में किला है, इसलिए लार्ज आर्मी की जरूरत थी, उसमें किले में आर्टिलरी वगैरह है पूरी प्रॉपर। ठीक है, दयाराम फॉट ब्रेवली फॉर मोर देन 15 days एंड एस्केप्ड अनहार्म्ड, but ultimately he was obliged to come back on condition of submission and settle down with a pension. Another noted rebel, Bhagwant Singh, Raja of Moorsan, frightened to dismantle his fort, submitted to the government. हाथरस के आसपास का ही है। ठीक है, तो ये जो पहले हमने कोस्टल, पिछले टॉपिक में हमने कोस्टल रीजन, खासकर दक्षिण भारत और सिरकार, दक्षिण भारत और सिरकार के जो कोस्टल रीजन में जो लोकल जमींदार और जो लीडर्स थे उनका रिबेल देखा। आज हम देख रहे हैं जो यूनाइटेड प्रोविंस बना बाद में, या जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश है, यहाँ के जो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स हैं, इनमें जो लीडर्स हैं उनके साथ जो अंग्रेजों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसे समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो ये था अपसर्ज इन हाथरस। आगे बढ़ते हैं अब, नेक्स्ट देखिएगा पाइका रिबिलियन क्या है। अब पाइका रिबिलियन देखते हैं। अब फिर से चलते हैं सिरकार कोस्टल लाइन में। ठीक है, तो आप देख लीजिए उड़ीसा की जो कोस्टल लाइन है उसमें से कितने सारे एग्जाम्पल निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक पाइका और जोड़ लीजिए उसमें, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट देखिएगा, द पाइक्स ऑफ उड़ीसा। पाइक, पाया, पाए, पांव, पैर। ठीक है, यानी कि फुट सोल्जर्स को कहा जाता है पाइक, पाइका। ठीक है, तो ये अलग अलग डायलेक्ट्स में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द हैं पैर के लिए। तो उस उड़ीसा के उस पर्टिकुलर रीजन में पाइक कहा जाता है फुट सोल्जर्स को। द पाइक्स ऑफ उड़ीसा वर द ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया। लैंडेड मिलिशिया यानी कि जो पैर पे चल, एक तो थल सेना प्लस थल सेना में भी कौन, जो पैदल चलने वाली सेना है। ठीक है, लैंडेड मिलिशिया, फुट सोल्जर्स, लिटरली पाइक का मतलब होता है फुट सोल्जर्स, एंड इंजॉयड रेंट फ्री लैंड टेन्योर्स फॉर देयर मिलिट्री सर्विस एंड पुलिसिंग फंक्शंस ऑन अ हेरिडिटरी बेसिस। अब ये ओल्ड ऑर्डर है, कॉन्फ्लिक्ट है क्या? ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर, यही तो कॉन्फ्लिक्ट है ना। ठीक है, तो ओल्ड ऑर्डर क्या है, जो पाइक हैं वो उड़ीसा की जो भी वहां का रूलर है उनकी सेना में थल सैनिक थे, और उनकी सर्विस के बदले वहां के सैनिक, वहां के शासक ने क्या दिया था, उन्हें जमीनें दी थी कि ये आपकी जमीनें हैं, ये आपने जो हमें सेना में सर्विस दी उसके बदले आपको जो ये जमीनें देते हैं हम, इस पे खेती बाड़ी कीजिए, जो भी प्रोड्यूस है वो आपका है, टैक्स फ्री। ठीक है, दूसरी चीज ये कि वो हेरिडिटरी, आपके बाद आपके बच्चे को जाएगी। अब नया ऑर्डर आया
अंग्रेजों का ऑर्डर आया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो है वो पुरानी सेना में थल सैनिक की तरह काम करा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा नया ऑर्डर है, नए जमींदार हैं, टैक्स देना है तो देना पड़ेगा ही, और नहीं दे पा रहे हैं तो आपसे जमीनें छीन लेंगे, हम किसी और को दे देंगे। तो अंग्रेजों का रवैया पता क्या था, ये जो जमीनें हैं ना आपकी, ये आपकी नहीं है, ये पुराने कागजात रद्द हैं, हमारा नया एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे नए कागजात, हमारे कागजातों में आपकी जमीन रजिस्टर्ड ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस जमीन का, हटाओ, है ना। जमीन आपकी है, आपको कैसे पता है, कागजात है आपके पास, और उस कागजात को रिकग्निशन कौन दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब अगर वो गवर्नमेंट ही बदल जाए, मान लीजिए कल को चाइनीज अगर भारत को अधिकृत करते हैं, तो वो आके, और आप अगर बोलेंगे कि माई बाप ये हमारी जमीन है, आप कैसे छीन रहे हैं, हमारे पास कागज हैं, और वो आपके कागज फाड़ देंगे, इस कागज से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो और आपके पास उनके फैसले को चैलेंज करने के लिए आपके पास कोई कोर्ट नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी उन्हीं की है, ठीक है। तो कहां जाएंगे आप, और आप अगर रिबेल करते हैं, हथियार उठाते हैं, तो उनके पास बड़े हथियार हैं, तो कहां जाएंगे आप, ठीक है। तो वही कुछ जो है वो उस समय उड़ीसा में हो रहा था, ठीक है। कि आप कर पाए, आप कनेक्ट जोड़ पाए आप सिचुएशन को, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होगा। द इंग्लिश कंपनीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा इन 1803, बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का कॉन्क्वेस्ट अंग्रेजों ने कब किया, 1803 में। उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को कब मिली, 1665 में, ठीक है। लेकिन यही समस्या है ना, मुगल बादशाह से दीवानी मिली 65 में, लेकिन सभी मुगल बादशाह को अपना बादशाह नहीं मानते होंगे, क्यों, क्योंकि मुगल बादशाह हो गए कमजोर, बंगाल के नवाब हार गए 64 में, ठीक है। या एक्चुअली बंगाल के नवाब तो 57 में ही हार गए थे, उसके बाद तो सब कठपुतली थे, ठीक है। तो वहां के लोकल जमींदार, वहां के जो ताल्लुकदार थे, उनकी जो है वो लॉयल्टी किसी के प्रति नहीं थी। तो जब अंग्रेजों ने कहा कि देखो हमारे पास दस्तक भी है और हमारे पास जो है वो दीवानी भी है, दो हमें टैक्स, तो वहां के जमींदारों ने रिवोल्ट किया कि हम नहीं देंगे, हमने कभी मुगल बादशाह को नहीं दिया, हम तुम्हें क्यों दे, ठीक है। मुगल बादशाह के कागज दिखा रहे हो तुम हमें, देखिएगा। द इंग्लिश कंपनीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ ओडिशा इन 1803 एंड द डिथ्रोनमेंट ऑफ द राजा ऑफ खुर्द हैड ग्रेटली रिड्यूस द पावर प्रेस्टीज ऑफ पाइक्स, ठीक है। राजा ऑफ खुर्द के पाइक्स थे वो, यानी थल सैनिक थे। फर्दर द एक्सटॉर्शनिस्ट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द कंपनी कॉज रिजेंटमेंट अमंग जमींदार एंड पीजेंट अलाइक। जमींदार और पीजेंट्री पे एक्सटॉर्शन ही तो कर रहे थे ना, वो छीन ही तो रहे थे। यही तो मैंने समझाया ना आपको, अंग्रेजों की पॉलिसी है कि भारत से कच्चा माल हम, भैया भारत से तैयार माल हम खरीदे क्यों, जब हम अपना पॉलिटिकल अधिकरण करके टैक्स के नाम पे छीन सकते हैं सब कुछ इनसे। तो वही तो कर रहे थे, वो एक्सटॉर्शन ही तो कर रहे थे, ठीक है। ये एक्सटॉर्शन ही तो था, टैक्स दो नहीं तो आपकी जमीन बेच देंगे हम। और जब कोई कागज दिखाता था कि जनाब देखो कागज हमारे पास, तो फूंक दिया उस कागज को, फाड़ दिया, जाओ किस कोर्ट में चैलेंज करोगे, सुल्तान के पास जाओगे, सुल्तान भी हमारे, नवाब के पास जाओगे, नवाब भी हमारे, कोर्ट भी हमारी, कहां चैलेंज करोगे आप, ऑफिशियली चैलेंज नहीं कर सकते। अंत में ऑप्शन क्या बचेगा, युद्ध करने का, युद्ध करो, आओ लड़ो, अंग्रेजों के पास बड़ी सेना है, ठीक है, और आप ही के सैनिकों को लड़ा रहे हैं वो, आपसे भारतीयों को तो लड़ा रहे हैं। तो अंग्रेज जो है वो सब सोच समझ के आए थे ये, ठीक है, कच्चे खिलाड़ी नहीं थे अंग्रेज। लेकिन उनकी पॉलिसीज, लेकिन अंत में हुआ क्या, जाना तो पड़ा ही ना, ठीक है, अंत में उनको जाना तो पड़ा ही, लेकिन लूट के बहुत बहुत कुछ लूट के चले गए। ये चीज तो आजकल मुझे खुद जो है वो काफी डीप रिजेंटमेंट कह लीजिए मुझे है कि अंग्रेज जो है वो बहुत लूट के चले गए भारत को, ठीक है। खैर, further the extortionist land revenue policy of company caused resentment among zamindar and peasants alike. Common masses were affected by the rise in prices of salt due to taxes imposed on it, abolition of cowrie currency and the requirement of payment of taxes in silver etc. अब यहां पर देखिएगा, common masses were affected by rise in prices of salt. अब वहां पर कोस्ट लाइन है, वहां के लोग जो है वो, सॉल्ट उनके लिए नेचुरल रिसोर्स है, और अगर उस सॉल्ट के प्राइस को आप बढ़ा दोगे और अगर आप स्ट्रिक्ट लॉज लगा दोगे कि सॉल्ट आप नहीं बना सकते, केवल हम ही बनाएंगे और हमसे ही खरीदोगे, जबकि सामने समंदर है, तो रिजेंटमेंट तो होगा ही ना, गुस्सा तो आएगा ही सबको। अब मैं यहां पर आपको हमेशा बोलता हूं कि न्यूट्रल रहिए, और अभी मैंने खुद ही कहा कि मुझे जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ रिजेंटमेंट है, ठीक है। तो मैं उस चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें हमेशा रह जाती हैं जो न्यूट्रल नहीं हो सकती, ठीक है। खैर, लेकिन स्टिल एज अ रूलर आपको समझना पड़ेगा कि उनकी पॉलिसीज क्या है, वही मैं आपको समझा रहा हूं ना। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है
तो आपको रूलर्स की पॉलिसी समझनी पड़ेगी। न्यूट्रल रहकर आपको अंग्रेजों का भी तो देखना पड़ेगा कि उनको फायदा कमाना था। रेशियली वो सुपीरियर समझते थे अपने आप को, इसलिए भारतीयों को सबड्यू, भारतीयों को मारो पीटो, उनको उनका जो है वो सब कुछ छीन लो, उन्हें उनके कॉन्शियस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये उनका थॉट प्रोसेस है, ये समझना हमें जरूरी है। उनके लिए भी, उनकी तरफ से हमें समझना पड़ेगा कि वहां पर वो इतना खून खराबे और इतना निर्दयी क्यों थे, क्योंकि वहां पर 8 महीने सर्दी पड़ती है, 4 महीने गर्मी होती है। वो हमेशा से ही वहां पर लड़ने झगड़ने का और खून खराबे का माहौल रहा है। भारत में भले ही युद्ध जो है वो बड़े लेवल पर हुए हैं और बड़ी सेनाएं लड़ी हो भारत में, लेकिन ज्यादा संख्या में युद्ध जो है वो यूरोप में ही हुए हैं डेफिनेटली, क्योंकि भारत में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वहां पर रिसोर्सेज ही नहीं है। ठीक है, समस्या ये है। आगे देखते हैं। और जो ये सेंट्रल एशिया हो गया, मिडल ईस्ट है, जो अरब कंट्रीज है, इनके पास ट्रेड रूट है, चाइना और भारत से आने वाला और यूरोप को कनेक्ट करने वाला ट्रेड रूट। इनकी कमाई इस ट्रेड रूट से है। इनके पास रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, इनके पास नेचुरल गैस है। खैर उसका इस्तेमाल मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने सिखाया, लेकिन स्टिल वो तब भी कर लेते थे उसका इस्तेमाल, बिकता तो तब भी था वो। ठीक है, जमीन से निकल आता है वहां पर, कहीं भी जमीन से निकल आता है, नॉर्मल, राइट। सो ईरान जैसे हो गया, और ये इराक, जितने जितने भी जो ऑयल वेल्थ है इनके पास, बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है। भारत के पास हर तरीके के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, चाहे वो इस तरह के जो है वो रिसोर्सेज हो, ऑयल वेल्थ हो, कोल हो, पेट्रोलियम हो, यूरेनियम है। ठीक है, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ है इतनी ज्यादा। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, सोना चांदी हीरे मोती सब निकल रहे हैं भारत से। जनता है भारत के पास इतनी ज्यादा। अंग्रेजों के पास क्या था, यूरोपियंस के पास क्या था, कुछ नहीं। वहां पर 8 महीने सर्दियां, 4 महीने की मीठी सी गर्मियां होती हैं। वहां पर आलू उगता है, दालें उगती हैं, सेब वगैरह उगते हैं। कुछ वहां पर खास मास प्रोडक्शन नहीं होता। वहां पर कुछ ऐसे बड़े रिसोर्सेज नहीं, तेल नहीं निकलता उनके जमीन से। ठीक है, सोने की खाने वगैरह वो सब चीजें नहीं है वहां पे। भारत में सेंट्रल एशिया में दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो इसलिए भारत की जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा अलग है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर तटस्थ रहना है तो हमें यूरोपियंस की भावनाएं भी समझनी पड़ेंगी कि वो ऐसे क्यों हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि न्यूट्रलिटी लानी पड़ेगी आपको। मैं तभी बोलता हूं ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट करना पड़ेगा आपको, ग्लोबली सोचना पड़ेगा, एक ग्लोबल लेवल पर आकर सोचना पड़ेगा कि कोई राज्य, कोई देश या कोई कॉन्टिनेंट के पर्टिकुलर लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या कारण है उनके ये पॉलिटिकल ऐसे जो है वो उनके पॉलिटिकल इन मेथड्स का यूज करने का जो है वो कारण क्या है, उनके पीछे के कारण समझने हमें। ठीक है, तो केवल रीजनल लेवल पर नहीं रहकर सोचना, ग्लोबल लेवल पर आना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, खैर यहां पर देखते हैं। तो राइज इन प्राइसेस ऑफ सॉल्ट्स ड्यू टू टैक्सेस इंपोज्ड ऑन इट, अबॉलिशन ऑफ काउरी करेंसी। अब कोस्टल लाइन है, कोस्ट से निकलने वाले शल्क, सीपियां, ठीक है, आपने देखे होंगे, छोटे छोटे होते हैं, छोटी छोटी होती है काउरी। ठीक है, उसको गूगल पे सर्च कीजिएगा, इमेज देखिएगा, समंदर से निकलती हैं वो। ठीक है, छोटे छोटे से होते हैं, वाइट से रंग के, समंदर से निकलते हैं। ठीक है, शल्क कहते हैं उन्हें। तो जो शल्क, सीपियां वगैरह हैं, मोती वगैरह, ये उस समय की करेंसी थी वहां की, लोग ट्रेड करते थे इनमें, है ना। पेपर जो करेंसी है आज के डेट में वो टोकन करेंसी है। जो एक्चुअल करेंसी है वो प्रेशियस स्टोन्स और प्रेशियस मेटल्स हैं। एक्चुअल करेंसी, जो मेडाइवल करेंसी है, वो प्रेशियस स्टोन्स और प्रेशियस मेटल्स हैं। उनके आयात निर्यात, उनके इस्तेमाल पर अगर आप, जैसे भारतीय सरकार ने एक दिन बोला कि नोट आपके, जो आपके जेब में नोट पड़ा है वो रद्द है, अचानक से स्टैंड स्टिल हो गया ना पूरी की पूरी इकॉनमी। और आपने कहा कि जो वैध है वो क्या है, भारतीय सरकार ने कहा कि वो हमारे पास है, हमारे पास आकर लो। अंग्रेजों ने भी कुछ ऐसा ही किया, जो वहां की काउरी करेंसी थी उसको अवैध घोषित कर दिया। अब जो भी ट्रेड है वो अंग्रेजों की करेंसी से करना पड़ेगा। तो जो इकॉनमी है, समझिएगा, जो इकॉनमी है उसको अपने हिसाब से डिजाइन करने की कोशिश करी अंग्रेजों ने। इसीलिए वहां की जो नेटिव करेंसी है उसको अवैध घोषित कर दिया, ताकि वहां के ट्रेडर्स को अब अंग्रेजों के द्वारा स्थापित जो इकोनॉमिक सिस्टम है उस पर डिपेंडेंट होना पड़े। एक बार आप अंग्रेजों के द्वारा स्थापित इकोनॉमिक सिस्टम पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम पे डिपेंडेंट होने में ज्यादा समय नहीं रह जाएगा। ये तब अंग्रेजों के समय पे भी ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये टैक्टिक अंग्रेजों के समय पे भी वैलिड था, ये आज भी वैलिड है।
सोच के देखिएगा, काफी गहरी बात कही मैंने। नेक्स्ट देखिएगा, बख्शी जगबंधु विद्याधर हैड बीन द मिलिट्री चीफ ऑफ फोर्सेस ऑफ राजा ऑफ खुर्दा। अब राजा ऑफ खुर्दा के मिलिट्री चीफ हैं बख्शी जगबंधु। अब देखिए, मीर बख्श और मीर बख्शी या बख्शी शब्द जो है वो आर्मी चीफ के लिए यूज होता है फारसी एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। सो बख्शी जगबंधु विद्याधर राजा ऑफ खुर्दा के मिलिट्री चीफ हैं। इन 1814 जगबंधु's ancestral estate of किला रोरांग was taken over by company, reducing him to penury, ठीक है। अब बख्शी है वो मिलिट्री चीफ है, तो उस अब मैंने आपको बताया ना, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वैसे हमने स्टडी नहीं किया है, लेकिन स्टिल अगर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, सो अकॉर्डिंग टू मनसबदारी सिस्टम जो मिलिट्री अफसर है वही सिविल अफसर है। यानी कि जो मिलिट्री अफसर है उसको अगर कैश में सैलरी नहीं मिल रही है तो उसको कुछ जमीन का पैच दिया जाया करता था। उस जमीन से वो जो भी रेवेन्यू इकट्ठा करता था वो उसकी और उसके सेना की सैलरी की तरह काम करता था, जितना उसके खुद के पर्सनल डिस्पोज में सैनिक हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है वो मुगल काल से चला आ रहा था, और इसी सिस्टम के तहत जो है वो उस बख्शी को क्या मिलती थी, तनख्वाह। लेकिन जब उस पूरे पैच ऑफ लैंड को अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिया तो उसका बख्शी का रैंक जो है वो निकल गया, मतलब हटा दिया गया, और उसको पेन्यूरी यानी कि बिल्कुल जो है वो किसान के लेवल पर ले आया गया उसे। अब रैंक अगर किसी की गई तो ये एक और जो है वो रिजेंटमेंट का कारण बनता है। आइए देखते हैं इसने कैसे जो है वो रिटेलिएट किया, किसने, जगबंधु विद्याधर ने। The spark was lighted by arrival of body of Khonds from Gumsur into the Khurd territory in March 1817। खोंड जो हैं वो जो आंध्र के जो तमिल और तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग हैं ना, वो उड़ीसा के लोगों को बोलते हैं खोंड, ठीक है। और ये काफी पुरानी जो है वो द्रविडियन शब्द है खोंड, तो इन लोगों को खोंड कहा जाता है। तो जब खोंड लोगों की लाशें आई खुर्द में, ठीक है, गुमसूर से, तब जो है वो भड़क गई, जनता भड़क गई, ठीक है। विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ मुकुंद देव द लास्ट राजा ऑफ खुर्द और वहां के सेना का चीफ प्लस जनता का रिजेंटमेंट एंड अदर जमींदार ऑफ द रीजन, बख्शी जगबंधु विद्याधर लेड अ सन्ड्री आर्मी ऑफ पाइकाज फोर्सिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस टू रिट्रीट फॉर अ टाइम। सन्ड्री आर्मी का मतलब होता है कि एक मिक्स्ड आर्मी, जिसमें सभी जरूरी नहीं है कि सभी जो है वो सैनिक हों, उसमें किसान भी, आर्टिशियन भी, यानी वो सब लोग जो प्रताड़ित थे उन्होंने लाठियां, उनको अगर हंसिए मिले हंसियां उठाया, दराटे लाठियां तलवारें जो मिली उन्होंने वो उठाया, पत्थर वगैरह जो मिला, और लड़ने को आ गए और अंग्रेजों को रिट्रीट करने में मजबूर कर दिया। द रिबेलियन केम टू बी नोन एज पाइका विद्रोह, इसको पाइका विद्रोह कहा गया, लेड बाय बख्शी जगबंधु विद्याधर हु वाज द मीर बख्श ऑफ मुकुंद देव अ खर्ड रूलर, ठीक है, राजा ऑफ खर्ड। तो ये पूरी चीज आपको प्रिपेयर्ड होनी चाहिए इस तरह। द इनिशियल सक्सेस ऑफ रिबेल्स सेट द होल प्रोविंस कवरिंग उड़ीसा इन आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर सम टाइम। Jagbandhu declared an outlaw along with other rebels, was sheltered by Raja of Nayagad. Although Deenbandhu Santra and his group surrendered in November 1818, Jagbandhu evaded British vigilance. In spite of rewards offered, none of the people of the province betrayed their leaders. अंत में फिर उसकी मृत्यु हुई, ठीक है। सो यहां पर हमें पता चला कि शुरुआती सक्सेस के बाद अंग्रेजों ने घोषित कर दिया भगौड़ा, किसे, जगबंधु विद्या, उसके नाम, और जगबंधु विद्याधर को, और उसके नाम पर इनाम रख दिया, लेकिन किसी ने भी मुखबरी नहीं करी। आगे देखते हैं, एक पॉइंट और आएगा यहां पर। दो खुर्द was back under company control by mid 1817, the Paika rebels resorted to guerrilla tactics. The rebellion was brutally repressed by 1818. Priests at Puri temple who had sheltered Jagbandhu were caught and hanged. Pikes on the whole suffered greatly. In 1815, Jagbandhu surrendered under negotiated terms. Some sources say he was captured and died in captivity in 1829. The Pike rebellion succeeded in getting large remission of arrears.
reductions in assessments, suspension of the sale of estate of defaulters at discretion, a new settlement on fixed tenures and other injunctions of a liberal governance। ठीक है, तो ये जो पाइक रिबेलियन है, इससे अंत में हुआ क्या कि जो पाइक हैं, वो जो वहां की पूरी पॉपुलेशन थी, उनको थोड़ी रियायतें मिली। जो एरियर्स हैं, जो पुराने उनके जो कर जो बचा हुआ था, उसको हटा दिया गया, नया लिबरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया गया वहां पर। ठीक है, और जो पूरी मंदिर के जो प्रीस्ट हैं, जिन्होंने बख्शी को जो है वो अपने पास जो है वो छुपा कर रखा हो गया था, उनको पब्लिकली हैंग किया गया। फिर बख्शी के साथ जो है वो सेटलमेंट किया गया, लेकिन बाद में बख्शी को मार भी दिया गया। ठीक है, कैद में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये था पूरा का पूरा पाइक रिबेलियन। आइए अब बढ़ते हैं आगे और अन्य पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वगैरह राइजिंग 1818 से 1820। ठीक है, देखते हैं कहां पर हुआ ये। रिजेंटमेंट अगेंस्ट द एलियन रूल कपल्ड विद एग्जैक्शंस ऑफ गायकवाड़ of Baroda supported by British government compelled the Waghera chiefs of Okha Mandal to take up arms. The Waghera carried out inroads into British territory during 1818-1819. A peace treaty was signed in November 1820। ठीक है, तो बरोडा का क्षेत्र, ठीक है, तो डायरेक्ट है ये, सीधा सीधा पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए। ब्रिटिश क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट्स, नया जमींदारी वर्ग, नया मर्चेंट क्लास, नए मनी लेंडर्स की वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओल्ड ऑर्डर था, उसका क्लैश नए ऑर्डर के साथ हुआ, जिसका एक और एग्जाम्पल हमारे पास वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही चीज है, रिपीटेडली हमें वही चीजें बार बार लिखनी है, कुछ अलग नहीं है। आगे देखते हैं, अगला देखेंगे हम अहोम रिवोल्ट। तो अहोम रिवोल्ट की मैंने पिछले सेशन में भी बात करी थी, चलो एक बार फिर से देखते हैं। द ब्रिटिश हैड प्लेज्ड टू विड्रॉ फ्रॉम असम आफ्टर द फर्स्ट बर्मा वॉर 1824 से 26। ठीक है, अब देखिए, मैंने अहोम रिवोल्ट में पिछली बार भी बताया था आपको, ठीक है, कि अहोम रिवोल्ट जो है वो पिछली बार अहोम शासक के खिलाफ हुआ था। फिर अहोम शासक को अंग्रेजों को बुलाना पड़ा था। ठीक है, लेकिन फिर वहां पर अहोम का शासन कमजोर होने की वजह से बर्मा के राजा ने अहोम पर कंट्रोल कर लिया। अब बर्मा के राजा को हराने का काम जो है वो अंग्रेजों ने उठाया, लेकिन बर्मा को तो पूरी तरह वो कंट्रोल में धीरे धीरे लाए। लेकिन जब वापसी में आ रहे थे वो, तो वापसी में उन्होंने असम के साथ क्या पॉलिसी अपनाई अंग्रेजों ने, वो देखना है हमें। बट द ब्रिटिश हैड प्लेज्ड टू विड्रॉ फ्रॉम असम आफ्टर द फर्स्ट बर्मा वॉर। ब्रिटिश ने पहले बर्मा वॉर के बाद यह डिसाइड किया कि वो असम से बाहर निकल जाएंगे पूरी तरह। बट आफ्टर द वॉर, इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग, द ब्रिटिश अटेम्प्टेड टू इनकॉर्पोरेट द अहोम्स टेरिटरीज इन कंपनीज डोमिनियन। लेकिन युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कभी भी अपने बात पर अड़े नहीं रहे, वो अपने बात, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी ही नहीं। उनका अल्टीमेट गोल क्या था, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल के अंदर लाना। ठीक है, पहले कंपनी के और फिर अल्टीमेटली ब्रिटिश क्राउन के, क्योंकि कंपनी वाज अ ब्रिटिश क्राउन्स वेसल। कंपनी ब्रिटिश क्राउन का वेसल ही तो था ना, कंपनी कोई अलग तो थी नहीं। यही खतरा ही तो था ब्रिटिश क्राउन को, तभी तो वॉरेन हेस्टिंग्स को भेजा गया, रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो कंपनी जो है अपने आप को एक अलग इंडिपेंडेंट घोषित कर दे, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। ब्रिटिश क्राउन से अलग हो गए थे ना वो, तो कौन अलग हुए थे वहां पर, तो वो ब्रिटिश मर्चेंट्स ही तो थे। उन्होंने अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन खोल दिया वहां पर यूएसए के नाम से, ब्रिटिश क्राउन से अलग हो गए। वही खतरा भारत में भी था, इसीलिए धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां हटाई और ब्रिटिश क्राउन को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ब्रिटिश जो रॉयल फैमिली है, उनकी एक समस्याएं केवल भारतीय शासक नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी उतनी ही बड़ी समस्या थी, क्योंकि यूएस में वो एक बार झटका झेल चुके थे। वहां पर जो है वो ट्रेचरी उनके साथ हो चुकी थी। उन्हीं के ही मर्चेंट्स ने उन्हीं के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलकर यूएसए को ब्रिटेन से आजाद करवा लिया था, और उन्होंने अपने आप को एक अलग इंपीरियलिस्टिक शक्ति के रूप में एस्टेब्लिश किया। राइट, डेमोक्रेसी के नाम पर यूएसए भी तो एक इंपीरियलिस्टिक शक्ति के रूप में ही एस्टेब्लिश हुआ ना। यही बात तो 1926 और 27 का जो यूरोप का दौरा रहा जवाहरलाल नेहरू का, जब ब्रसेल्स की मीटिंग से वो भारत वापस आए, तो आकर यही तो कहा उन्होंने कि यूएस क्या है, यूएस भी एक इंपीरियलिस्टिक शक्ति है, यूएस से भी बचते रहिएगा।
राइट। खैर आगे देखते हैं, ये चीजें हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं, छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो दिस स्पार्क्ड ऑफ अ रिबिलियन इन 1828 अंडर द लीडरशिप ऑफ गोमधर कंवर, a home prince. कंवर इज अ वर्ड फॉर प्रिंस, राइट। जैसे पिल्लाई, पिछले सेशन में मैंने पिल्लाई वर्ड बताया था ना, मैंने कहा था उसका मतलब बताऊंगा। पिल्लाई का मतलब भी क्या होता है? प्रिंस। उसी तरह कंवर शब्द का मतलब होता है प्रिंस। सो गोमधर कंवर एंड अ होम प्रिंस along with compatriots such as धनंजय बंघोइया एंड जयराम खरगड़िया फूका। तो इन सब जमींदारों या इन सब जो है वो बड़े लीडर्स के साथ मिलकर गोमधर कंवर ने एक रिबेल जो है वो डिजाइन किया 1828 में अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि आफ्टर द बर्मा वॉर द ब्रिटिशर दे प्रोमिस दैट दे वुड रिट्रीट फ्रॉम असम, बट दे डिडंट। इंस्टेड दे assimilated the Assam territories into British प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई असम को, उसी के खिलाफ जो है वो विद्रोह किया किसने? गोमधर कंवर ने। असेंबलिंग नियर जोरहाट, जोरहाट प्रेजेंट डे जो है वो एक बहुत बड़ी सिटी है बांग्लादेश के क्षेत्र में या इसी बंगाल रीजन में ही। द रिबेल्स फॉर्मली मेड गोमधर कंवर द किंग। गोमधर कंवर को किंग घोषित किया गया, राजा घोषित किया गया। फाइनली द कंपनी डिसाइडेड टू फॉलो अ कंसिलिटरी पॉलिसी एंड हैंडेड ओवर अपर असम टू महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र एंड पार्ट ऑफ किंगडम वाज रिजोर्टेड टू असमीज किंग। महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को जो अपर असम वाला एरिया यानी बर्मा के साथ लगता हुआ एरिया है वो वहां पर दे दिया गया उन्हें, और कुछ एरिया जो है वो असम के राजा के साथ राजा को रिस्टोर कर दिया गया, और अंग्रेज जो है वो चुपचाप वहां से निकल लिए। अब यहां पर सोचिए कि अंग्रेज चुपचाप क्यों निकल लिए? ठीक है, अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती से असम को कंट्रोल में क्यों नहीं लिया? क्या पॉलिसी रही? ठीक है, अब गुजरात के कच्छ के साथ तो हमें समझ आता है कि वहां से कुछ रेवेन्यू निकलना नहीं, बंजर जमीन है, तो वहां पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना या वहां पर व्यर्थ युद्ध लड़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन असम तो रिसोर्स रिच है, असम तो ट्रेड रूट है, बर्मा और जो पूरा स्वर्ण भूमि है, गोल्डन लैंड है, यहां से आने वाला ट्रेड रूट पे है ना असम तो। और बंगाल जो है वो हब है, इकोनॉमिक हब है भारत का उस समय का। तो असम को छोड़ देने के पीछे क्या स्ट्रेटजी रही होगी अंग्रेजों की, मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। मैं इस सेशन में डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आगे आने वाले सेशन में मैं पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, जब मैं आपको बर्मा वॉर समझाऊंगा कि बर्मा के साथ जो युद्ध था, ठीक है, एंग्लो बर्मीज वॉर, उसमें मैं आपको डिक्लेयर करूंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि बर्मा और असम के साथ अंग्रेजों की क्या पॉलिसी रही। ठीक है, वहां समझेंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, कमेंट में व्यर्थ बातें मत लिखिए, ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर इधर उधर की जो है वो बातें लिखना बंद कीजिए, जो काम की चीजें हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूं बताता हूं, जो मैं सवाल पूछता हूं केवल उनका जवाब दीजिए। ठीक है, और जो फीडबैक आपको लगता है जेन्युइनली, जो बातें आपको सही लगी गलत लगी, उनका जवाब दीजिए। व्यर्थ समय मत बर्बाद कीजिए अपना भी और दूसरों का भी। ठीक है, और अगर आप जानते हैं कि अंग्रेजों की असम के साथ बर्मा के साथ क्या पॉलिसी थी, मुझे आप संक्षिप्त एक दो स्टेटमेंट में कमेंट में बताइएगा। मैं देखना चाहूंगा कि क्या किसी व्यक्ति ने उस स्फीयर में पढ़ाई करी है या नहीं, ठीक है, वो चीज समझने की कोशिश करी है या नहीं। तो यहां पर हमारा आकर खत्म होता है अहोम रिवोल्ट। अहोम रिवोल्ट की बेसिक जो लाइन है वो हम समझ गए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है सूरत सॉल्ट एजिटेशंस। एज द नेम सजेस्ट, सूरत सॉल्ट एजिटेशन। सूरत क्या है? अगेन कोस्टल टाउन है, बहुत पुराना ट्रेडिंग पोर्ट है। सॉल्ट एजिटेशन, नाम से पता चल रहा है कि नमक के लिए कोई अंग्रेजों द्वारा कानून बना दिया गया होगा और वहां के लोकल लोग भड़क गए होंगे। और ये पुराना ट्रेड टाउन है, तो यहाँ के जो लोकल ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड मर्चेंट और जमींदार है वो न्यू ऑर्डर से परेशान होंगे, तो सॉल्ट एजिटेशन जो है वो करने पर मजबूर हो गए। देखिए क्या है, अ स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट रिजल्टेड इन अटैक्स बाय द लोकल सूरत पॉपुलेशन ऑन द यूरोपियंस in 1844 over the issue of the government step to raise the salt duty from 50 पैसा to 1 rupee. अब सूरत कोस्टल टाउन, सॉल्ट कम्स टू देम एज अ नेचुरल रिसोर्स। अगर कोई सुबह सुबह जाए, एक छोटा सा गड्ढा खोद दे और हाई टाइड के समय उस गड्ढे में समंदर का पानी आकर, उस गड्ढे में समंदर का पानी आकर इकट्ठा हो जाए, 2 दिन बाद उसका नमक बन जाएगा, है ना। तो आम आदमी भी वहां पर नमक बना सकता है, कोई भी नमक बना सकता है। अगर उस
नमक जो नेचुरल रिसोर्स है उस पे अगर आप टैक्स लगा रहे हैं और उस टैक्स को दोगुना कर देंगे तो लोग रिबेल तो करेंगे ही। ठीक है, तो उसी के रिजल्ट में हमें सूरत में एजिटेशन देखने को मिला। फेस्ड विद अ पॉपुलर मूवमेंट द गवर्नमेंट विड्रू द एडिशनल सॉल्ट लेवाई। ठीक है, एडिशनल सॉल्ट लेवाई जो है वो गवर्नमेंट द्वारा हटाया गया। अगेन इन 1848 द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू विड्रॉ इट्स मेजर्स टू इंट्रोड्यूस बंगाल स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स इन फेज ऑफ पीपल्स डिटरमाइंड बिड टू रिजोर्ट टू बॉयकॉट एंड पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, 1848 में बंगाल स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स जो है वो सूरत के क्षेत्र में लगा रहे हैं, गुजरात में बंगाल के मेजर्स लगा रहे हैं आप। ठीक है, तो ये बंगाल मेजर और वेट्स जो है वो क्या है, एक अलग टॉपिक में आपको समझाऊंगा। जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू देता हूं आपको मैं कि भारत में क्या चल रहा था उस समय नापने तोलने का। रीजन के अलग अलग रीजन में अलग अलग था। ठीक है, अलग अलग रीजन में जो वेट मेजरिंग थी वो अलग अलग तरीके से हो रही थी, और जो ओवरऑल था वो मुगलिया सल्तनत के दौरान जो वेट मेजरिंग चल रही थी वो थी। ठीक है, अंग्रेजों ने अपने खुद के जो है वो मेजर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बेसिक सेंस बनाइए, कहीं पर भी ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर आपको दिखेगा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ओल्ड बैंकिंग ऑर्डर वर्सेस न्यू बैंकिंग ऑर्डर कॉन्फ्लिक्ट। आजादी के बाद नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड ऑर्डर और न्यू ऑर्डर। अंग्रेजों के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम था उसको जब पहली भारतीय सरकार ने नेशनलाइज करना चाहा तो ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर हुआ, अगेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो नेशनलाइजेशन ऑफ द, यही तो जो भारतीय सोशलिस्टिक सरकार थी उन्होंने यही तो डिक्लेयर किया था ना कि हर चीज नेशनलाइज कर देंगे हम, जो भी चीज पब्लिक यूज में आ सकती है, पब्लिक डोमेन की हो सकती है, उसको नेशनलाइज किया जाए। ठीक है, रेलवे नेशनलाइज हो, बैंकिंग नेशनलाइज हो, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ये सब चीजें नेशनलाइज हो, सरकारी कंपनियां बने, सरकारी अफसर उसमें काम करें, मुनाफा सरकारी लोगों को, मुनाफा जो है वो जनता तक पहुंचे। ठीक है, तो ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर, जहां भी आपको ये दो चीजें कॉन्फ्लिक्ट होती हुई नजर आएंगी, वहां पर जहां भी आपको ओल्ड ऑर्डर और न्यू ऑर्डर यानी कि आपको जहां भी चेंज होता हुआ नजर आएगा वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आपको दिख ही जाएगा। जहां पर भी कोई बड़ा चेंज हो रहा है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को चेंज किया जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है। हिंदू पर्सनल लॉ को जब हिंदू कोड बिल के माध्यम से चेंज किया जा रहा था तब भी कॉन्फ्लिक्ट था। अगर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरी वीडियो नहीं देखी है सो मेक श्योर यू वॉच दैट, पूरी वीडियो देखिएगा, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है उसको। ठीक है, खैर वीडियो थोड़ी लंबी है, छोटे छोटे टुकड़ों में देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर उसे पूरा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आएगा, ये है हमारा सूरत सॉल्ट एजिटेशन। तो आई होप अभी तक तो आप पूरा एस्टेब्लिश कर चुके हैं ना, अंग्रेजों की हम स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ चुके हैं। अब तो हमें केवल एग्जाम्पल उठाने रह गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कोल्हापुर एंड सावंतवाड़ी रिवोल्ट। ऐसे ही कुछ रिवोल्ट हमें कोल्हापुर और सावंतवाड़ी में भी नजर आए। द गडकरीज वर अ हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास विच वाज गैरिसन्ड इन द मराठा फोर्ट्स। मराठों को शक्ति से हटाया, ओल्ड ऑर्डर गया, यानी मराठों के सैनिक और मराठा जो रॉयल पावर्स हैं उनके द्वारा अपॉइंटेड जितनी भी फैमिलीज हैं, क्योंकि मराठा चाहे वो मराठा रहे हो या उसके अलावा भारत का और कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम रहा हो, वहां पर जो पोस्ट है ना वो हेरिडिटरी हो गई है। ठीक है, यही तो फ्यूडलिज्म की पहचान है ना कि कोई भी एक पोस्ट है वो हेरिडिटरी हो जाती है। तो मिलिट्री पोस्ट जो है वो गडकरीज के पास थी और वो हेरिडिटरी थी। अब जब मराठा पेशवा जो है वो पेंशन में बैठे हैं कानपुर में, ठीक है, मराठा शासक जो है वो शिवाजी के डिसेंडेंट वो कठपुतली है सतारा में, तो जो गडकरीज है उनका काम तो हो गया खत्म। जो मराठा फोर्ट्स हैं उसमें गैरिसन जो है वो अब किसका है, अंग्रेजी लाल वर्दी का। ठीक है, तो अब मराठा सेना को कोई काम नहीं है, मराठा सेना डिस्बैंड हो गई। अब मराठा सैनिक अगर डिस्बैंड हो गए तो वो ऐसी फैमिलीज जो पिछले 150-200 सालों से युद्ध ही उनका सोल ऑक्यूपेशन था, वो कहां जाएंगी। लड़ना आता है, हथियार अवेलेबल है, लेकिन काम करने को कुछ है नहीं। अब जब कृषि में उतरते हैं तो टैक्सेस इतने ज्यादा हैं कि कमर टूट जाती है, तो रिबेल करना जो है वो उनके लिए ऑप्शन बच जाएगा, और उन्होंने रिबेल किया भी। समझ रहे हैं, तो वही
घूम फिर के वही आ गया फिर से, ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर। जो पुराना ऑर्डर है, गडकरीज वर द स्टेशन्ड गैरिसन्स ऑन मराठा फोर्ट्स। मराठों के जो किले हैं उसमें जो किलेदारी कर रहे हैं, यानी किलेबंदी जो कर रहे हैं, वहां पर जो सैनिक हैं किले में, वो गडकरी हैं। अब अगर सेना में मराठा, भले ही मराठा टुकड़ी हो, लेकिन वर्दी तो अंग्रेजों की है ना, वो मराठा टुकड़ी अब मराठा राजाओं के या मराठा शासकों या पेशवाओं के कमांड में तो है नहीं, मतलब वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड है तो रिबेल करेंगे ही। These garrisons were disbanded during administrative reorganization in Kolhapur state after 1844. Facing the specter of unemployment, the Gadkaris rose in revolt and occupied the Samangarh and Bhudargarh forts. Similarly, the simmering discontent caused a revolt in Savantwadi areas. The people here had already revolted against the British in 1830, 36 and 38. The last because the British had deposed their ruler. The British authorities introduced many laws to bring the region under control. वही सेम कहानी है, कुछ अलग नहीं है। ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर, बस एग्जाम्पल जुड़ते जा रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट हमारा प्रिपेयर हो चुका है। पिछले 3 सेशन में कॉन्सेप्ट हमने प्रिपेयर कर लिया है। ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर की कहानी है और कुछ अलग है नहीं। ठीक है, यहां पर भी वही है और अंग्रेजों के द्वारा मेजर्स लिए गए। तो एग्जाम्पल आपको इकट्ठा करते जाने, इनको नोट कर लीजिए। ये डायरेक्ट एग्जाम्पल्स है, कॉन्सेप्ट आपका प्रिपेयर हो चुका है। मेरी समझ से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की और जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट हम जो है वो एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि सिविल रिबेलियन क्यों हो रहे हैं, राइट। और बस उनके एग्जाम्पल्स हैं ये अलग अलग। तो जब आप आंसर राइटिंग में उतरेंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा। मान लीजिए सवाल की सेंस जो है वो कोस्टल लाइन की तरफ है, जो कोस्टल ट्रेड है वहां पर है, तो कोस्टल लाइन के जो एग्जांपल्स है, पाइका का, ठीक है, गुमसूर, इन सब एग्जांपल्स को आप मेंशन कर सकते हैं। दक्षिण भारत से रिलेटेड सवाल है वहां के, या मान लीजिए पॉलीगरों के ऊपर सवाल है, तो उसमें डिटेल में आप बता सकते हैं, पूरी सिचुएशन को आप समझा सकते हैं। आई होप इन सारे टॉपिक को समझते हुए आपने अगर ये पिछले 3 सेशंस देख लिए हैं सिविल रिबेलियन के, तो भली भांति आप पॉलीगरों पे अगर कोई सवाल आता है तो उसका जवाब देने के लिए सक्षम है, राइट। खैर आगे बढ़ते हैं। प्लस प्री के लिए तो हमारे पास तैयार हो ही रहे हैं, प्री के लिए तो फैक्ट सारे इकट्ठा हो ही रहे हैं ना लगातार। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या आया हमारे पास। अब वहाबी मूवमेंट क्या है। अब थोड़ा सा हम धार्मिक जो है वो रंग देते हैं सिचुएशन में, क्योंकि सिविल रिबेलियन जो है वो धर्म की तरफ से भी तो हो सकता है। ठीक है, सो वहाबी मूवमेंट देखिए क्या है। सो वैसे तो वहाबी मूवमेंट मैंने आपको समाज सुधारण वाला जो टॉपिक है उसमें कराया है, लेकिन चलो सिविल रिबेलियंस की तरफ से भी देखते हैं एक बार। द वहाबी मूवमेंट वाज एसेंशियली एन इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट founded by Sayyid Ahmad of Rai Bareli, who was inspired by teachings of Abdul Wahhab of Saudi Arabia and Shah Waliullah of Delhi. अब यहां पर भी ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर लगाओ, कहां आकर लगेगा। सिंपल सी बात है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, वहां पर जो वेस्टर्न तर्ज पे तैयार किया जा रहा था भारतीयों को, तो भारतीयों की सोच में जो वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न जो आइडियाज आए जा रहे थे, उससे जो भारतीय मुसलमान जो रेडिकल होते जा रहे थे, उसके खिलाफ वहाबी मूवमेंट अरेबिया से शुरू हुआ। वहां पर जो है वो वहाबी मूवमेंट शुरू हुआ और उसका इंपैक्ट भारत में आता हुआ दिखा हमें। सो दैट मीन्स ओल्ड ऑर्डर क्या है, पुराना मुस्लिम स्ट्रक्चर। न्यू ऑर्डर क्या है, अंग्रेजों द्वारा जो अंग्रेजों या नॉट जस्ट अंग्रेज, लेकिन जितने भी पाश्चात्य संस्कृति वेस्टर्न कल्चर में जो रेनेसांस आया है, जो रैशनलाइजेशन आया है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूढ़िवादी सोच में, वही रैशनलाइजेशन जब भारत पहुंचा तो एक न्यू ऑर्डर खड़ा हुआ, एक ऐसा नया वर्ग तैयार होने लगा मुस्लिम समाज में भी, जो कि कुरान की चली आ रही रूढ़िवादी जो भी समस्याएं हैं उस पर सवाल उठाने लगा। तो ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर का कॉन्फ्लिक्ट फिर से आ गया। जहां पर भी आपको ओल्ड ऑर्डर, जहां पर भी आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, वहां पर ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर में कॉन्फ्लिक्ट है। और अगर वो कॉन्फ्लिक्ट किसी ना किसी तरीके का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो इतिहास में डॉक्यूमेंट किया गया होगा। सोचिएगा क्यों।
बहुत बहुत रोचक चीज दिया मैंने आपको सोचने के लिए। अगर सामर्थ्य है आपके अंदर ये चीज समझने का तो बहुत मजा आया होगा आपको इस पॉइंट को सुनकर, ठीक है। अगर अभी वो सामर्थ्य डेवलप नहीं हुआ है, धीरे धीरे कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिएगा, पहला पॉइंट है द वहाबी मूवमेंट वाज एसेंशियली एन इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट founded by Sayyid Ahmad of Rai Bareli, who was inspired by teachings of Abdul Wahhab of Saudi Arabia and Shah Waliullah of Delhi. Sayyid Ahmad condemned the Western influence on Islam and advocated a return to pure Islam and a society as it was in the Arabia of the Prophet's time. वहाबी मूवमेंट क्या कह रहा है कि 1500 साल पहले जो सिस्टम था ना उसको लेकर आओ। क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है? अगर कोई चीज प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है और अगर फिर भी बड़े लेवल पर की जा रही है, क्या ये एक स्ट्रेटजी है? अगर ये स्ट्रेटजी है तो किसको सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गेन हो रहा है? और अगर सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल गेन हो रहा है और अगर इतिहास में डाला गया उसे और अगर पढ़ भी रहे हैं हम, राइट, तो कनेक्ट कीजिए स्टोरी को। अब सब चीज मैं बता दूंगा तो फिर फायदा क्या रह जाएगा? आप कब सोचेंगे? ठीक है, तो ये केवल, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा केवल जो है वो इस्लामिक समाज में या इनसे जुड़े हुए मुद्दों को जो इतिहास में डॉक्यूमेंट किया गया है वहीं पर ही है। हिंदू समाज के साथ भी ये सेम समस्या है, कुछ अलग नहीं है। मैंने बोला ना, राजतंत्र की ना जात ना धर्म कुछ नहीं होता, ठीक है। सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल गेन्स होते हैं बस, राइट। खैर, तो यहां पर वहाब साहब क्या कह रहे थे कि 1500 साल पुराना जो मोहम्मद साहब ने जो सिस्टम सेटअप करके दिया था वही चाहिए हमें वापस, वही आइडियल समाज चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये सब जो सिचुएशंस है ना, अब मोहम्मद साहब ने तो ये कहा कि 4 निकाह तब करो जब उन 4 बीवियों को तुम इज्जत से रख सको एक साथ, अदरवाइज ना करो। लेकिन क्या ये कंडीशन समाज ने मानी? समाज ने तो केवल इतना सुना कि 4 निकाह कर सकते हैं, अब उसके बाद कुछ मर्जी करो। लेकिन मोहम्मद साहब ने तो कहा था ना कि तभी करना है। इस चीज को इंक्लूड नहीं किया, वो कंडीशन भी तो डाली थी कि तभी करना है जब इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो आपके पास, राइट। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी प्रॉफिट्स या जो भी मैक्सिमम जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, ये एक आइडियल समाज को ध्यान में रखकर कही गई हैं बातें। लेकिन क्या आपको लगता है ग्रीडी इंसान आइडियल समाज में रह सकता है? इसीलिए जवाब कैपिटलिज्म ही आ जाता है घूम फिर के, ठीक है। मुझे तो, मैं खुद इस जो है वो पूरे कैपिटलिज्म के चक्र को समझ रहा हूं अभी डिटेल में, और कई बार मैं खुद जब इंट्रोस्पेक्शन कर रहा होता हूं पूरे कैपिटलिज्म का, और अंत में घूम फिर के मेरे पास खुद जो है वो जवाब एक ही आता है कि यार कैपिटलिज्म ही तो बचा जवाब, उसके अलावा और कुछ प्रैक्टिकल है ही नहीं, प्रैक्टिकली जो है वो अप्लाई किया ही नहीं जा सकता। कैपिटलिज्म अगर थोड़ा सा बेनोवलेंट हो जाए, ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन बेनोवलेंसी जो है वो इंसान का जेनेटिक वो नहीं है, मतलब कैरेक्टर नहीं है बेनोवलेंसी इंसान का। बेनोवलेंसी जो है वो धर्म से आती है इंसान में, और धर्म को पॉलिटिकली यूज किया जाता है। तो काफी सारे लूप्स हैं, ठीक है। तो खैर, जब मैं आपको सोसाइटी समझाऊंगा तब इन चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। खैर, ये डिस्कशंस ना लाइव होते हैं, जब सामने मेरे स्टूडेंट्स बैठे हो, उनके चेहरे पर मैं एक्सप्रेशंस, ऑ की फीलिंग्स देखूं, और फिर डिस्कशंस हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, राइट। कोई स्टूडेंट जो है वो, मेरा और स्टूडेंट के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आया, हमने बहस शुरू करी, उस बहस के माध्यम से पूरा टॉपिक मैंने समझा दिया, ठीक है। तो क्लास में पढ़ाने का मेरा ये स्टाइल रहता है। लेकिन क्लास में हम नहीं हैं, ठीक है। ऑफलाइन जब क्लासेस शुरू होंगी तब अगर हमारा मिलना हुआ तब वो बाद की बात है। इच्छा तो मेरी यही है ईश्वर से कि जल्द से जल्द ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाए, ठीक है। खैर, वो समय भी ज्यादा दूर नहीं रहा अब, लेकिन अभी समझते हैं वहाबी मूवमेंट के अन्य पॉइंट्स को, ठीक है। सो सैयद अहमद वाज एक्लेम्ड एज द डिजायर्ड लीडर, इमाम घोषित कर दिया गया सैयद अहमद को। A countrywide organization with an elaborate secret code of for its working under spiritual vice regents, khalifas, was set up, ठीक है। And Sithana in the northwestern tribal belt was chosen as a base for operation. Northwestern tribal belt, ठीक है, जो पख्तूनियों की बेल्ट है, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन है ना, वहां पर जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें सिथाना नाम की एक जगह है। सिथाना आप गूगल पे सर्च करेंगे, वैसे पानीपत के आसपास गांव भी आ जाता है एक, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में भी सिथाना नाम की एक जगह, वहां पर चूज किया गया। और आप इस समय देखेंगे ना
तो ये धर्म रिवाइव कर रहे हैं, अपने धर्म को रिवाइव करने चले और दूसरे के धर्म के खिलाफ जिहाद खोल के बैठ जाते हैं। सिखों के खिलाफ इन्होंने जिहाद जो है वो घोषित कर दिया। तो यहां पर इधर है समस्या, ठीक है। मुफ्ती साहब, उलेमा साहब जो बात बोलते हैं ना, अगर वो कुरान के या मोहम्मद साहब ने जो बातें बोली हैं उसके दायरे में रहकर अगर आप करें तो बहुत सुंदर बातें कही गई हैं, लेकिन जब पॉलिटिसाइज हो जाता है ना मामला, तब गड़बड़ा जाता है, ठीक है। और बहुत मुझे बोलने में जो है वो मतलब अच्छा नहीं लगता है बात ये, लेकिन जो इस्लामिक पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में है अपनी प्रीस्टली क्लास की, आज भी है और तब तो कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल पर थी, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है इस्लामिक पॉपुलेशन के साथ, ठीक। भारतीय जो हिंदू पॉपुलेशन है ना, वो बहुत पहले से ही अपनी प्रीस्टली क्लास की बात माननी उन्होंने बंद कर दी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामिक पॉपुलेशन को भी इस्लाम में जो आध्यात्म है, जो सूफिज्म है, उसकी तरफ मूव करना चाहिए। इस्लाम में जो पॉलिटिकल बातें कही जाती हैं उसकी तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए, आपको आध्यात्म की तरफ, समझ रहे हैं, अपनी बॉडी को इस यूनिवर्स से कनेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म को आप फॉलो कर रहे हो। अगर धर्म जो है वो दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने को अगर आपको कह रहा है तो तुरंत समझ जाइएगा कि किसी ना किसी तरह का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल गेन है किसी का, ठीक है। खैर, मेरे अकेले के कहने से अगर फर्क पड़ता है तो मैं कह रहा हूं, अगर नहीं पड़ता है तो भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि कोशिश तो करनी चाहिए, क्या फायदा अगर नहीं, कोशिश भी नहीं की तो, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अ कंट्री वाइड ऑर्गेनाइजेशन विद एन एलोबरेट सीक्रेट कोड फॉर इट्स वर्किंग अंडर स्पिरिचुअल वाइस रीजेंट्स। स्पिरिचुअल वाइस रीजेंट्स कौन? खलीफा वह सेटअप, सो खलीफे सेटअप किए गए पूरे देश में और उन्होंने जो है वो ये वहाबी मूवमेंट कैरी आउट किया। एंड सिथाना इन द नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट वाज चूजन एज अ बेस ऑफ ऑपरेशन। सिथाना को जो है वो ऑपरेशंस का बेस चूज किया गया। इन इंडिया इट्स इंपॉर्टेंट सेंटर was at Patna, though it had its missions in Hyderabad, Madras, Bengal, United Province and Bombay. पटना में इंपॉर्टेंट सेंटर था वहाबी मूवमेंट का, लेकिन उसके अलावा और कहाँ कहाँ सेंटर थे? हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस एंड बॉम्बे। अब यहां पर आपको दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम जो है वो, आई होप आपको याद हो, क्योंकि मैंने पहले समझाया था दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम क्या है। सो अकॉर्डिंग टू वहाबी मूवमेंट या उससे पहले के जो जितने भी कट्टर मुसलमान हैं, वो ये कहते हैं कि जो भारत है वो दारुल हर्ब है, ठीक है। भारत को दारुल इस्लाम बनाना है। दारुल हर्ब का क्या मतलब है? कि भारत पूरी तरह इस्लामिक रूल्स के अंडर नहीं है। भारत देश को पूरी तरह इस्लामिक रूल्स के अंडर होना चाहिए। जब तक भारत देश पूरी तरह इस्लामिक रूल्स के अंडर नहीं होगा तब तक वो दारुल हर्ब रहेगा, दारुल इस्लाम नहीं बनेगा। उनका मोटिव है दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना। अब ये फिर वही पॉलिटिकल है, ठीक है। शुरुआत में जब मैं आपको इस्लाम की स्थापना कराऊंगा ना, वर्ल्ड हिस्ट्री के जब मैं आपको बेसिक्स में ले जाऊंगा, ठीक है, जल्दी आने वाला टॉपिक। बच्चे कहते हैं सर वर्ल्ड हिस्ट्री कब आएगी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हड़प्पा सभ्यता कब लेकर आएंगे वो सब टॉपिक्स, ठीक है, टेंशन ना लो, आएंगे। संयम रखिए, कहां भागे जा रहे हो आप? तैयारी करने में समय तो लगाना पड़ेगा ही, ठीक है। और जब वो आएंगे टॉपिक्स तब आपको कॉन्सेप्ट संभालने मुश्किल हो जाएंगे। तो जब मैं इस्लाम की स्थापना कराऊंगा तब वहां से आपको जो है ये दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का सिस्टम समझाऊंगा, क्यों इस्लाम में कन्वर्जन कराने की बात की गई, क्या है ये सारा सिस्टम, ठीक है। पूरा पॉलिटिकल मोटिव्स क्या रहे और क्या सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट रहा, सारी चीजें समझेंगे हम, ठीक है। सिंस दारुल हर्ब टेरिटरी ऑफ वॉर और केओस was to be converted into Darul Islam, the land of Islam, a jihad was declared against Sikh kingdom of the Punjab. अब सिथाना से भारत में एंटर करना है और भारत में एंटर करते ही सिख कम्युनिटी से पाला पड़ता है, तो सबसे पहले सिखों के खिलाफ ही उन्होंने जिहाद घोषित किया। अब जिहाद मैंने आपको बताया है, जितने भी शुरुआती मुस्लिम शासक हैं उनको जब पॉलिटिकल या इकोनॉमिक गेन चाहिए था लेकिन उनके पास सेना नहीं थी उतनी, तो उनको जब अपने सैनिकों का साथ चाहिए था तो उन्होंने जिहाद का नाम दिया। ये चीज हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं, राइट। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप मुझे जिहाद मेरे ख्याल से आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, मेक श्योर आप पिछले सेशंस देखिए, क्योंकि मैं हर सेशन में हर चीज को बार बार एक्सप्लेन करके हर सेशन को लंबा नहीं खींचना चाहता, ठीक है।
पिछले सेशंस देखिए, जुड़े रहिए, तभी आप पूरी मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी को समझ सकेंगे, तभी वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो पाएगी। अदरवाइज कैसे करोगे? फैक्ट्स तो मैं आपको कह रहा हूं ना, गाइड बुक्स तो दुनिया भर की हैं, फैक्ट्स दुनिया भर के इकट्ठा कर लो। जब तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं डलेंगे, तब तक कैसे रिटेन करोगे फैक्ट्स? मैं भी देखता हूं कितने दिनों तक फैक्ट्स रिटेन रहते हैं, और कैसे मेंस निकल जाएगा। मेंस लिख कैसे लोगे बगैर कॉन्सेप्ट के? कॉन्सेप्ट तो जनरेट करने पड़ेंगे, ठीक है, बगैर कॉन्सेप्ट के काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, सो यहां पर दरुल हर्ब की जगह दरुल इस्लाम लाना है, और सिख किंगडम के खिलाफ जो है वो क्या छेड़ दिया गया? वहाबी मूवमेंट द्वारा जिहाद। ठीक है, आगे बढ़ते। ऑलराइट, अब देखिए, आफ्टर द डिफीट ऑफ द सिख रूलर एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब इनटू ईस्ट इंडिया कंपनीज डोमिनियन in 1849, the English dominion in India became the sole target of the Wahhabis attack. 1849 के बाद पंजाब में, वैसे वहाबियों का पहला टारगेट, क्योंकि भारत में एंटर कर रहे थे, वो पंजाबियों से ही हुआ, सिख जो है वो धर्म से हुआ, लेकिन सिख एम्पायर को तो डिसइनकॉर्पोरेट कर दिया गया और ऐड कर दिया गया किसमें? ब्रिटिश एम्पायर में। तो अब उनका टारगेट कौन हो गया? ब्रिटिशर्स। ठीक है, शिफ्ट हो गया टारगेट। अब देखते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब सिखों के खिलाफ तो वहाबी लड़ सकते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? ठीक है, द वहाबीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स। अ सीरीज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस बाय ब्रिटिशर्स इन 1860 यानी 1860s ऑन द वहाबी बेस इन सेथाना एंड वेरियस court cases of sedition on the Wahhabis weakened the Wahhabi resistance, although sporadic encounters with the authorities continued in 1880s and 1890s. Wahhabis अंग्रेजों से उलझे, और अंग्रेज जो है वो अपने साथ अपना जो है वो लीगल सिस्टम लेकर आते हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आते हैं, अपनी जुडिशरी लेकर आते हैं। ठीक है, अंग्रेज ऐसे नहीं आते अकेले, अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशरी वगैरह लेकर आए। अब तो जब उन्होंने लाहौर में सेट करी अपनी रिजेंसी, ठीक है, पेशावर में जब उन्होंने अपनी रिजेंसी एस्टेब्लिश करी और वहाँ पर कोर्ट्स एस्टेब्लिश करे, तो वहाँ के जितने भी वहाबी मूवमेंट, और वहाबी मूवमेंट का जब अंग्रेज़ों ने मतलब इलीगल घोषित किया, तो जो भी उसके लीडर्स थे उनको कोर्ट में ट्राई किया गया, सज़ा दी गई, और धीरे धीरे वो मूवमेंट जो है वो कमज़ोर हो गया। तो अंग्रेज़ युद्ध, पूरा सिस्टम देख रहे हैं आप, वो युद्ध लड़ेंगे, कैप्चर करेंगे, कोर्ट में ट्राई करेंगे, सज़ा देंगे, धीरे धीरे मोरल डाउन होता है इससे लोगों का। समझ रहे हैं? बहुत डीप साइकोलॉजिकल गेम खेलते थे अंग्रेज, बहुत डीप। नेक्स्ट देखिएगा, अब आएगा लास्ट में कुक्का मूवमेंट। कुक्का मूवमेंट भी एक सिविल अपराइजिंग है। द कुक्का मूवमेंट वाज फाउंडेड इन 1850 बाय भगत जवाहर मल, ऑल्सो कॉल्ड सिया साहिब, इन वेस्टर्न पंजाब। वेस्टर्न पंजाब, ध्यान देंगे, ईस्टर्न पंजाब जो है वो भारत की साइड है, जो वेस्टर्न पंजाब है जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो वेस्टर्न पंजाब से शुरू हुआ ये। अ मेजर लीडर ऑफ द मूवमेंट आफ्टर हिम वाज बाबा राम सिंह। ही फाउंडेड द नामधारी सिख सेक्ट। जो नामधारी सिख सेक्ट है वो बाबा किसके नाम पर बना? राम सिंह के नाम पे। ठीक है, और राम सिंह ने किसके स्टेप्स को फॉलो किया? भगत जवाहर मल, जिसने क्या शुरू किया? कुक्का मूवमेंट। अब पंजाबी में कूक देने का मतलब होता है आवाजें लगाना ना, जैसे कोयल कूकती है ना, तो जो कू की साउंड है, इसमें अगर आप किसी को आवाज लगाते हैं तो आप पंजाबी में बोल जाते हैं कि कूके मारी जा रही है। तो यहां से ये कुक्का मूवमेंट जो है वो नाम आया है इसका। आफ्टर द ब्रिटिश टुक पंजाब, द मूवमेंट गॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ रिलीजियस प्यूरिफिकेशन कैंपेन टू अ पॉलिटिकल कैंपेन। जब तक सिख रूलर्स पंजाब पे शासन कर रहे थे, तो जो सिख जितने भी गुरुद्वारे हैं उनमें या सिख धर्म में रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई। देखिएगा, गुरु नानक देव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरे जो मैसेजेस हैं, उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं करी थी। समझ रहे हैं? गुरु नानक देव ने धर्म की स्थापना नहीं करी थी, उन्होंने जो मैसेजेस दिए थे वो यूनिवर्सल थे। उन्होंने कहा, उनकी जो बातें थी वो हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लिए थी, यूनिवर्सल मैसेजेस थे। उसका उसका पॉलिटिकरण जो है वो धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, धर्म जो है वो धर्म और पंथ के रूप में सिक्खी जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुई है। बट गुरु नानक का इंटेंशन ये नहीं था, उनका जो मैसेज था वो यूनिवर्सल था, सबके लिए था। आप अपने धर्म को फॉलो करते हुए गुरु नानक के मैसेज को फॉलो कर सकते हैं। और उनमें से एक मैसेज ये था कि जाति प्रथा जैसा कुछ नहीं होता, जाति धर्म इनफैक्ट ये सारी चीजें कुछ नहीं होती। हम सभी जो हैं वो एक ही ईश्वर की संतानें हैं, राइट, और हम सभी जो हैं वो क्या हैं? बराबर हैं।
ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो है वो जाति प्रथा और जो प्रीस्टली क्लास है वो डेवलप होती गई सिख धर्म में, और सिख धर्म भी जाति प्रथा के उसमें आ गया, पकड़ में आ गया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसी को रिफॉर्म करने के लिए कूका मूवमेंट था। लेकिन जब अंग्रेजों ने पंजाब के क्षेत्र को अपने अधिकरण में लिया तो ये कूका मूवमेंट रिलीजियस रिफॉर्म से ज्यादा पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन में आ गया। इसका कूका मूवमेंट का भी पॉलिटिकरण हो गया। समझ रहे हैं आप, जो धर्म है वो कितना स्ट्रांग है भारत, कितनी मतलब उसकी स्ट्रेंथ है भारत के समाज में, कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो धर्म को सुधारने चला था उसी का ही पॉलिटिकरण हो गया। और ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स का हुआ है, लगभग सभी मूवमेंट्स का पॉलिटिकरण हो गया जो धर्म को सुधारने चले थे। ठीक है, खैर ये बहुत बहुत इनोवेटिव पॉइंट है, आपको बहुत कम जगहों पर, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ये मैंने कंक्लूड किया बहुत सारे सोर्सेज से पढ़कर। ठीक है, कहीं आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी बात, ये मैंने कंक्लूड किया है। वैसे एक दो जगह जो है इतिहासकार उन्होंने इस पॉइंट के लिए झलक दी है, लेकिन कंक्लूजन मैंने क्रिएट किया है ये। आगे देखिए, इस तरह के बहुत सारे कंक्लूजन्स जो मेरे खुद की इनोवेशंस हैं आपको मेरे सेशंस में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। सो ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट जिस पे मैं हमेशा प्रेशर डालता हूं उसको मैं खुद फॉलो करता हूं। मेरे थॉट्स हो सकते हैं बहुत सारी चीजें आपको ऐसे लगे सर आपने ये पॉइंट वहां से कॉपी किया, या आप ये इस टीचर की बात बोल रहे हैं, ये इस किताब से उठाकर बोला। डेफिनेटली सीखूंगा तो मैं हो सकता है किसी टीचर से ही सीखा हो मैंने, ये हो सकता है किसी किताब से ही पढ़ा होगा डेफिनेटली, लेकिन उसमें से मेरा कंक्लूजन क्या है, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि मैंने जो कंक्लूजन्स क्रिएट किए हैं वो ऐसी चीजें हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। वो आपको डाइजेस्ट करनी है कि आपका कॉमन सेंस उसको जो है वो एसेंस प्रोवाइड करता है कि आपको वो चीज़ समझ आई, कि आपको सही लगी। हो सकता है ऑब्वियस बातें हों, ठीक है, डॉक्यूमेंट ना हुई हो या कोई बात ना करता हो उस पर, उन ऑब्वियस बातों को भी उठाना मेरा जो है वो फर्ज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आएगा। आफ्टर द ब्रिटिश टुक पंजाब द मूवमेंट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ रिलीजियस प्यूरिफिकेशन कैंपेन टू अ पॉलिटिकल कैंपेन। Its basic tenets were abolition of caste and similar discriminations among Sikh, discouraging the consumption of meat and alcohol and drugs, permissions for intermarriages, widow remarriage, and encouraging women to the step of seclusion। तो वही बेसिक बात है जो गुरु नानक जी तब से बोलते आ ही रहे थे कि सभी हम एक ही ईश्वर के, एक ही जो है वो रब के बंदे हैं सभी, राइट। सो जाति प्रथा जो है वो खत्म होनी चाहिए, समाज की जितनी भी कुरीतियां उसके खिलाफ बोलना शुरू किया। यानी कुक्का मूवमेंट वाज अ रिलीजियस, जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है 19वीं शताब्दी के, उनके जो एजेंडाज थे वही सिमिलर एजेंडा थे कुक्का मूवमेंट के। देख लीजिए विडो रिमैरिज वगैरह ये सब वही तो है। ठीक है, महिलाओं को सशक्तिकरण प्रोवाइड करना भी तो एक एजेंडा है कुक्का मूवमेंट का, लेकिन इसका पॉलिटिकरण हो गया। ऑन द पॉलिटिकल साइड देखिएगा, द कुक्काज वांटेड टू रिमूव द ब्रिटिश एंड रिस्टोर सिख रूल ओवर पंजाब। They advocated wearing hand-woven clothes and boycott of English laws and education and products. हमारी नेशनलिस्टिक जो लीडर्स रहे हैं उन्होंने अपने आज़ादी के संग्राम की पॉलिसी में बॉयकॉट और स्वदेशी 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के पहले डेकेड में अपनाया। लेकिन बॉयकॉट और स्वदेशी का जो आइडिया है वो पुराना है। कुक्का मूवमेंट में हमें बॉयकॉट और स्वदेशी देखने को मिल रहा है, भले ही उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन पॉलिसी तो वही रही। सो अंग्रेजी रूल को हटाया जाए और जो पुराना ओल्ड ऑर्डर वही मानना उनका वही है, ब्रिटिश रूल हटाया जाए और ओल्ड ऑर्डर रिस्टोर किया जाए। ठीक है, भारतीयों के साथ समस्या ये रही कि वो ओल्ड ऑर्डर रिस्टोर करना चाहते थे, वो कोई नया ऑर्डर जो है वो नहीं लाना चाहते थे। ठीक है, सोशलिज्म जो लिबरल सोशलिस्टिक रिपब्लिक जो है वो एक नया ऑर्डर लाया गया भारत में। ठीक है, जो पुराने जो जितने भी एम्पायर्स थे वो ओल्ड ऑर्डर रिस्टोर करना चाहते थे, जो कुक्का मूवमेंट था वो सिख रूल वापस लाना चाहता था। ठीक है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने स्वदेशी और बॉयकॉट पर भी जोर दिया। देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, सो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्वदेशी एंड नॉन कोऑपरेशन वर प्रोपगेटेड बाय द कुकास मच बिफोर they became the part of Indian national movement in early 20th century. As the movement gained in popularity, the British took several steps to crush it in the period of 1863 to 1872. In 1872, Ram Singh was deported to
रंगून। 1863 से 72 तक अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी और फाइनली रंगून भेज दिया गया राम सिंह को, और इनका मूवमेंट जो है वो लीडर खत्म तो मूवमेंट खत्म। गांधी जी का मूवमेंट इसीलिए जो है वो स्पेशल है कि लीडर जब जेल में जाएगा तो मूवमेंट और ऊपर उठेगा, ठीक है। और जो बाकी सारे लीडर्स जो मूवमेंट डिजाइन करते थे, वो अगर लीडर आपने जेल में डाल दिया तो मूवमेंट शांत हो गया, वैसा डिजाइन था उनका। गांधी जी के मूवमेंट का डिजाइन इसीलिए यूनिक था, क्योंकि गांधी जी को जब जेल में भेजा जाता था तो उनका मूवमेंट और तेज हो जाता था, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था बाकियों के मूवमेंट से गांधी के मूवमेंट में। आज हम यहां पर इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस वाज, इन 3 टॉपिक्स के माध्यम से, इन 3 सेशंस में हमने सिविल रिबेलियंस को कंक्लूड किया, और अंत में हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, वही कि ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर का कॉन्फ्लिक्ट है, जो ऑलरेडी इंडिया में रूलिंग क्लास, जमींदार और पीजेंट्री के बीच में जो रेवेन्यू सिस्टम एस्टेब्लिश था, उसकी जगह जब अंग्रेजों ने नया रेवेन्यू सिस्टम, नए जमींदार, नए मर्चेंट और नए मनी लेंडर्स की क्लास जब इंट्रोड्यूस करी, तो जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ है, उसी के रिजल्ट में हमें पीजेंट्री का जो रोष है, उस रोष को डायरेक्शन और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हुए जब हमें जमींदार और रूलिंग क्लास नजर आई, तब हमें ये अलग अलग सिविल रिबेलियंस जो है वो देखने को मिलते हैं। और ज्योग्राफिकली कहां पर फैले हैं ये, ज्योग्राफिकली हमें ये कोस्टल रीजन्स में और भारत के मेन लैंड के जो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स हैं, वहां पर हमें ये सिविल रिबेलियंस होते हुए नजर आए, ठीक है। तो इस तरह आप कंक्लूजन क्रिएट कर सकते हैं इन पूरे 3 टॉपिक्स का। तो आज मैं इन टॉपिक्स को खत्म करता हूं। ये सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं, पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दो सेशंस, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, माइक्रो एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन से अब मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा हम कब माइक्रो एनालिसिस करना शुरू कर दिए, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, राइट। तो जो पिछले सेशंस हैं उसमें से फाउंडेशंस उठाइए। जस्ट बिकॉज कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, दैट डजंट मीन कि आप मेरी फिलॉसफी समझ गए हैं। मेरी फिलॉसफी अगर आपको डिटेल में समझनी है तो पिछले टॉपिक सारे देखने पड़ेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दो सेशंस। और अगर आपको पसंद आते हैं मेरे सेशंस तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन सेशंस को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। उसके अलावा अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट, अगर आप पिछले सेशंस देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे जो पिन्ड कमेंट है उसमें भी लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखेंगे विशाल चौहान, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एक्सेस कीजिए प्लेलिस्ट को, पिछले पूरे सेशंस देखिए और थॉरली रिवाइज भी कीजिए और कॉन्सेप्ट बिल्ड भी कीजिए, और जुड़िए हमारे इस पूरे मुहिम के साथ, पूरे मिशन के साथ, ठीक है। आपका जुड़ना बहुत अनिवार्य है। कमेंट्स देते रहिएगा, मुझे अपना फीडबैक देते रहिएगा, इट इज रियली वेरी नेसेसरी। उसके अलावा अगर आप सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो मेक श्योर आप स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, क्योंकि उसमें बहुत बेहतरीन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। पूरा का पूरा कोर्स है आपके डिस्पोजल पर। 1300 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, डेली करंट अफेयर अपडेट होता है, और मतलब सारा का सारा पैकेज अवेलेबल है यार। मेक श्योर यू चेक दैट आउट, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूं। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।